वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि रिटन वालों के लिए भी और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें हम ऑब्जेक्टिव वाले जिनकी परीक्षा होनी है, यानी कि जिनकी बहुविकल्पीय टाइप की परीक्षा होनी है अर्थात एमसीक्यूज बेस्ड परीक्षाएं होनी है, उन सभी छात्राओं के लिए यह लेक्चर एक प्रकार से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह लेक्चर बस आप देख लीजिए और अपना पेपर देने चले जाइए, बड़े ही आसानी से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का। कुल मिलाकर के मॉडल पेपर का सीधा सा मतलब है इस वीडियो का कि आपको एक प्रकार से पूरे के पूरे पेपर से अवगत करवाया जाएगा केवल और एक ही वीडियो के अंतर्गत बस। ठीक, सभी लोगों को बुला लीजिए फटाफट से, अपने दोस्तों यारों को सभी को बुला लीजिए फटाफट से। वीडियो के अंतर्गत ध्यान रखेंगे आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है या इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है। वीडियो के अंतर्गत मज़ा आएगा, आपको कुछ दैनिक जानकारी मिलेगी जो कि आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, या फिर आप कहीं पर भी आपके जीवन से संबंधित वह जानकारी हो सकती है। तो वीडियो को एक प्रकार से देखने का ही प्रयास करें। बीए अगर आप करते हैं तो वीडियो को अवश्य देखें, यह बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ध्यान रखेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके बनवाने का प्रयास करूंगा, वही मात्र एक वीडियो में पूरे के पूरे पेपर का करवाने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी होंगे मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे। ओके, इससे संबंधित अगर मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमारे चैनल पर पेपर 1 और चैप्टर 1 को लेकर के वीडियो अपलोड हो चुकी है बहुत दिन पहले, आज के लगभग 3-4 महीने पहले, उसको आप देख लीजिएगा। वहीं अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इससे संबंधित तो और भी वीडियोस हमारे चैनल पर मॉडल पेपर्स के फॉर्म में उपलब्ध हैं। तो मॉडल पेपर्स में हमने विस्तार से आपको 40-45 मिनट के मॉडल पेपर्स हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया है बीच में, इसीलिए 40-45 मिनट की वीडियो हो गई है। तो उस वीडियो को आप लोग देख करके लाभान्वित हो सके हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए इतने लोग देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर कर दिए लोगों के पास, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आपके सामने होंगे, ताकि जो लिखित वाले हैं उनको भी लाभ होता रहे और जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको भी लाभ होता रहे। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको मैं इसी से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप यहाँ से तैयार हो सकते हैं, चाहे रिटन वाले हों और चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हों। ठीक, तो इस फॉर्म में आपका होगा, हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि ये प्रश्न साथ ही साथ लिखित वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रिटन वालों के लिए, मतलब रिटन वालों के लिए और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। ठीक, तो बिना समय गवाए हम एक एक प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे, बड़े ही आसानी से समझेंगे। तो वीडियो को एक प्रकार से लास्ट तक आप बने रहें। 10 बजे तक आपकी क्लास होनी है, तो वीडियो में अंत तक आप बने रहने का प्रयास करें, ज़्यादा बेटर होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे मुद्दे क्लियर होंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में आती रहेंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आ जाइए फटाफट से। सभी लोग खाना पानी खा चुके होंगे, या नहीं खाए हैं तो बाद में खा लीजिएगा जा करके। ठीक, चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, अर्थात आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, या राष्ट्रीय आय की परिभाषा देगा तो पूछेगा कि जो है निम्न में से यह दी गई परिभाषा किसकी है। आप देखिए, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है इसको समझ लेंगे, तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, नेशनल। आय मतलब क्या होता है, इनकम। परिभाषित मतलब क्या, डेफिनेशंस पूछी जा रही है आपसे। चलें देखिए उत्तर में मार्शल के अनुसार, मार्शल कौन है, इकोनॉमिस्ट हैं ये, मतलब कि अर्थशास्त्री हैं, और यह मार्शल महोदय जो हैं यह बताते हैं कि देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी के द्वारा, किसके द्वारा, श्रम और पूंजी के द्वारा, किस पर, देश के प्राकृतिक साधनों पर। आपके प्राकृतिक साधन में आप बोल सकते हैं जल हो गया, मिट्टी हो गई, तमाम सारे आपके जो है प्राकृतिक संपदा हैं वो हो गए, तमाम सारे पेट्रोलियम वगैरह आप देखते हैं ना, खनिज लवण वगैरह इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक साधन हैं। तो देश में या भारत देश के अंतर्गत जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उन पर श्रम और पूंजी के द्वारा श्रम करते हैं आप। जैसे कोयला है तो कोयला जिस प्रकार से आप निकालते हैं, जिस प्रकार से आप जलाते हैं कोयला, क्या उस प्रकार से सीधे सीधे आपको मिट्टी के अंतर्गत मिल जाता है, नहीं मिलता है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उसको विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा जो है सही तरीके से बनाया जाता है। क्या सोना जो आप स्त्रियाँ या गहना जो लोग पहनती हैं वह क्या सोना वैसे निकल जाता है, नहीं निकलता है, उसमें भी अशुद्धि पाई जाती है। उन अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, तमाम सारी विधियों का प्रयोग करके, फैक्ट्री वगैरह का प्रयोग करके, मतलब कि जो है वो होता है आपका
कोई चीज़ तो फैक्ट्री में जाती है और कुछ वैसी तमाम सारी विधि होती है, उन विधियों के माध्यम से हम बना लेते हैं। और जब हम बना लेते हैं उसको तो ये उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं श्रम। और श्रम जब आप करेंगे तो श्रम करने में आप बहुत सारी पूंजी का व्यय करेंगे, अर्थात जो प्रगलन हो गया, चाहे तमाम प्रकार की चीज़ें हो गई, उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, आप तमाम प्रकार के पूंजी का व्यय करेंगे, बहुत पैसे का व्यय करेंगे, तभी सारी चीज़ें हो पाएंगे। तो आप कितनी पूंजी व्यय कर रहे हैं और कितना श्रम लगा रहे हैं, किस पर, देश के प्राकृतिक साधनों पर। ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिक्स जो है इसको जिया जाता है। आइए हम साथ मिलकर के इसको जीते हैं और रात 10 बजे तक आराम से चलते हैं। ठीक, चलिए, तो मार्शल के अनुसार देश के प्राकृतिक साधनों पर, मार्शल महोदय कहते हैं कि देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर, क्या, श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर, किस पर, देश के साधनों पर। ठीक, प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष में ही राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। ध्यान रखेंगे यह बात, आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आय कितने वर्षों का निर्धारण किया जाता है, तो 1 वर्षों का निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुएं, ध्यान समझेंगे, भौतिक वस्तुएं और अभौतिक वस्तुएं, 2 प्रकार की वस्तुएं आप देखते होंगे। जैसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं भौतिक, जैसे कि आप देखते होंगे सोफ़ा सेट हो गया, या फिर जो है आप देखते होंगे कपड़ा वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं, पंखा, या फिर तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जो कि आप जो है उसका उपयोग करते हैं, उससे अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, वो सब भौतिक वस्तुएं होती हैं। अभौतिक वस्तुओं में आपकी जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, जिस पर कोई प्रकार से मनुष्य की कृत्रिमता का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वो ऐसी वस्तुएं क्या होती है, अभौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक, जैसे कि जो प्रकृति के द्वारा हमको मिली है, जैसे कि पेड़ के द्वारा हवा का चलना, ये सब क्या है, इस पर हम अपना कंट्रोल नहीं करते हैं, ये क्या है, बारिश का बरसना, तो ये सारे की कैसे से कृत्य हैं। या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन वो सारे के सारे क्या हैं, वो सब अभौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आप रख सकते हैं। भौतिक वस्तुएं जिसको मनुष्य के द्वारा बना करके हमको उपयोग में लाया जाता हो, हमको सुख की प्राप्ति होती है, वो वस्तुएं होती हैं। ठीक, आप समझने का यहाँ पर प्रयास करें कि भौतिक और अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। बहुत सारी सेवाओं मतलब कि भौतिक व अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, किससे, प्रतिवर्ष में, 1 साल में भौतिक और अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, किसके द्वारा, श्रम और पूंजी के द्वारा। श्रम और पूंजी के द्वारा कहाँ पर कार्य करने पर, प्राकृतिक साधनों पर श्रम और पूंजी के द्वारा कार्य करने पर। कितने समय तक, 1 साल तक भौतिक और अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है कि आप क्या सुख समृद्धि पाते हैं, क्या देश में क्या क्या, ऐसे मान लेते हैं मोदी जी 1 साल के अंतर्गत कहाँ कहाँ से जो है खुदवाई किए, कहाँ कहाँ से मटेरियल प्राकृतिक संपदा को उठाया, और कहाँ कहाँ क्या क्या योजनाएं लॉन्च करी, क्या क्या आपको सुख समृद्धि उनके जनता को मिली गई। तो ये चीज़ें होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम राष्ट्रीय आय के श्रेणी में रखते हैं। इन सब की शुद्ध उत्पत्ति के योग को राष्ट्रीय लाभांश या फिर राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय लाभांश एक ही होता है, तो इसीलिए आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जानते हैं हम, राष्ट्रीय लाभांश के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय लाभांश क्या होता है, राष्ट्रीय लाभांश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है कि 1 साल में देश में जो प्राकृतिक साधन हैं उन पर श्रम और पूंजी के द्वारा हम क्या करें, तमाम सारे कार्य करें, और कार्य करने के बाद में हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करें, अभौतिक वस्तुओं को प्राप्त करें, और तमाम सारे सेवाओं का उत्पादन कर लें। तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन सभी का योग अगर हम करें, उन सभी की कीमत क्या है, उन सभी का कीमत लगाएं और उन सभी को जोड़ लें, तो उसी जोड़ को हम क्या कहते हैं, उसी जोड़ या योग को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। सारी बातें क्लियर हो रही हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? क्या मेरी आवाज़ आप तक या फिर मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इतनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इकोनॉमिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक, वीडियो बस लास्ट तक देखना है आपको। अगर आ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो जाना बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको पढ़ाई करके ही जाना है। ओके, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो छात्र छात्राएं बहुत चिंतित हैं, मैं देख रहा हूँ इकोनॉमिक्स को लेकर के या विभिन्न विषय वस्तुओं को लेकर के, जो कि पढ़ाई नहीं हो पाई है उनकी, इसलिए चिंतित हैं। तो बिल्कुल चिंतित ना हो, जितने लोग हमको देख रहे हैं सभी लोगों का एक प्रकार से अच्छा नंबर आएगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। बस अपने मनोबल को बढ़ाए रखना और अपनी पुस्तक जो भी अवेलेबल है उसको मतलब 1 आध बार तो पढ़ लीजिए, ना 2-3 बार हो सके तो 1 आध बार पढ़ लीजिए। BA वगैरह का मतलब क्या है, अपनी सीरीज जो आती है यार 5 बार उसको 10 बार पढ़ो, फट 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 फट।
एक मतलब कितने दिन में, 10 या 12 दिन में आप उसको ख़त्म, 10-12 दिन बहुत हमने बता दिया, 3-4 दिन में मैं आपकी सीरीज वगैरह तमाम इधर उधर की खरीद के ख़त्म कर देता हूँ पढ़ के। ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक। अगला है आपका क्वेश्चन 2, यानी प्रश्न संख्या 2 आ गई आपके सामने। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आ रहा है तो बताएं कि हाँ सर वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो में मज़ा आ रहा है, इसको भी बताने का प्रयास करें चैट सेक्शन में। मेरी निगाहें आपके कमेंट सेक्शन पर ही हैं। आगे देखते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। कुल मतलब यहाँ पर सकल भी लिखा जा सकता है। कुल या सकल का मतलब है, सकल माने बहुत सारा, यानी सब, सकल माने सब। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल, समझ रहे बातें। सकल मतलब होता है हे नाथ सकल, सकल माने सब, तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद आपको भी मिलेगा। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद, या इसी को हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल मतलब क्या होता है यहाँ पर, कुल मतलब क्या होता है, समझिए बातें। मतलब सकल और कुल एक ही होता है, जो सारा का सारा मिल जाए आपको, कि एक साल के अंतर्गत जितना भी आपने उत्पादन किया, चाहे वस्तुओं का किया और चाहे सेवाओं का किया, एक साल के अंतर्गत आपने किन किन सेवाओं का उत्पादन किया, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया, इन सभी को हम अगर इकट्ठा कर लें तो उन सभी के बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, उसको हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब इसी में से नेट राष्ट्रीय उत्पाद पूछता है, NNP। क्या पूछता है, NNP, नेट जो है एक प्रकार से नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट पूछता है, ठीक। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसको अभी आगे हम समझाएंगे, जब इसमें में से हम सेवाओं को और तमाम प्रकार की चीज़ों को, जो भी लागत लगी है उसको घटा लेते हैं, जो सारी चीज़ें बचती है, तो उसी हम क्या कहते हैं, उसी को हम नेट कहते हैं, कि आखिरकार जो शुद्ध है आपका वो क्या है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, समझिए। किसी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था जो होती है एक प्रकार से अधूरा विषय, मतलब अधूरा सब्जेक्ट हो। जो अर्थव्यवस्था शब्द है या अधूरा अपने आप में शब्द होता है, जब तक कि कब तक अधूरा होता है, जब तक कि इसके साथ किसी देश का नाम लग जाए। जैसे कि यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था लिखा है, और यहाँ पर किसी लिखा है। अब किसी मतलब क्या हो गया, कि चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो और चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रूस की हो। अच्छा एक बात यहीं पर और पूछ लूँ आपसे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। एग्जाम से में प्रश्न पूछेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको ऑप्शन में मिलेगा सी ऑप्शन में आपको मिलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि रूस की कैसी है, रूस की साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चाइना और उसकी कैसी है, जो है अमेरिका की, उसकी पूंजीवादी है, ठीक, पूंजीवादी। ध्यान होगा आपको, पूंजीवादी मतलब होता है हर चीज़ वहाँ पर प्राइवेट है अमेरिका में, मतलब वहाँ पर बस भी प्राइवेट चलते हैं, स्कूल भी प्राइवेट हैं, कॉलेज भी प्राइवेट है, यूनिवर्सिटीज़ भी प्राइवेट हैं। लेकिन वहीं आप रूस में देखेंगे तो रूस में जो है यूनिवर्सिटी भी सरकारी हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सरकारी मिलेंगी। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में देखेंगे आपको प्राइवेट बस भी मिलेगा, सरकारी बस भी मिलेगा। आप प्राइवेट स्कूल देखते होंगे, आप सरकारी स्कूल भी देखते होंगे। इसी प्रकार से आप तमाम सारी चीज़ों में प्राइवेट आप ट्रेन देखते होंगे, प्राइवेट आप जो है तमाम सारी चीज़ें प्राइवेट देखते होंगे, उसी के पैरेलल आप जो है सरकारी भी देखते होंगे। तो निजी चीज़ें और सार्वजनिक चीज़ें दोनों आप देखते हैं। निजी मतलब होता है प्राइवेट, और सरकारी मतलब होता है सरकारी मतलब सार्वजनिक, या एक प्रकार से सभी का, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बातें। यहाँ पर हमने आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो किसी अर्थव्यवस्था में समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्त, किसी अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती हैं, बहुत ऐसी वस्तुएं जो हम उत्पादित करते हैं एक साल के अंतर्गत, और तमाम सारी सेवाएं जो कि हम उत्पादित करते हैं या फिर लेते प्राप्त करते हैं, उन सभी के बाजार मूल्य मान लेते हैं। मान लीजिए कि एक साल में भारत की, उदाहरण समझ जाएंगे बहुत आसानी से। एक साल में भारत की एक प्रकार से मान लेते हैं कि उसने जो है 10 किलो कोयला प्राप्त किया, मान लेते हैं 10 किलो कोयला प्राप्त किया, और उसने एक प्रकार से तमाम सारी सेवाएं प्राप्त कर ली। मान लेते हैं कि उन्होंने 10 प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर ली, और 10 प्रकार की सेवाओं का मार्केट कीमत कितना है, मान लेते हैं 100 रुपया है। 10 रुपये की मार्केट कीमत कितनी है, 100 रुपया है, और 1 किलो कोयले का दाम 10 रुपया, तो 10 किलो कोयला मिला तो कितना दाम हो गया, 100 रुपया दाम हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी, ये हो गया आपका उत्पाद, ये हो गया आपकी सेवाएं। एक साल के अंतर्गत, एक वर्ष के अंतर्गत हमने निकाला कि भारतवर्ष के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आई। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे,
ऐड किया, चूँकि ये बाजार मूल्य है, कोयला 10 रुपये किलो मार्केट में मिलता है। चूँकि यहाँ पर जो सेवाएं हमको प्राप्त हुई वह जो है 10 जो सेवाएं मतलब कि क्या, जो भारत सरकार के द्वारा, जो जनता के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं लॉन्च की जाती है, तमाम सेवाएं दी जाती हैं, वो सारी सेवाएं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 200 रुपये एक प्रकार से कुल मिलाकर के हुआ। ये 200 रुपये जो हुआ मेरे प्यारे दोस्त, 200 रुपये जो ये आपका हुआ, यह 200 रुपये क्या है, यही 200 रुपये आपका कुल राष्ट्रीय उत्पाद है। क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब इसी 200 में से समझने का प्रयास करें। इसी 200 रुपये में से अगर हम देखेंगे कोयला खोदने में या कोयला को खदान से निकालने में कितना रुपए व्यय हुए, तो मान लेते हैं कोयला निकालने में आपके 20 रुपये खर्च हुए थे। कुल मिलाकर के 20 रुपये उस पर श्रम और पूंजी मिलाकर के लगा था। वहीं सेवाओं को प्राप्त करने में यहाँ पर भी मान लेते 30 रुपये की आपकी लॉस हुई थी, मतलब 30 रुपये लगे थे सेवाओं को प्राप्त करने में। तो यहाँ पर 30 20 50 इसको ऐड कर लीजिए। 50 रुपये मान लेते हैं सरकार के लगाए गए थे, लेकिन हमको प्राप्त कितने हुए, 200 रुपये। तो 200 रुपये प्राप्त हुए कुल मिलाकर के बाजार मूल्य के, तो ये होगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन यहीं पर आपसे पूछेगा कि जो है नेट राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब कि एक प्रकार से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, GNP जिसको कहा जाता है। तो GNP है मतलब कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन आप देखते होंगे NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद से जितनी आपकी एक प्रकार से जितनी लागत मूल्य होता है और जितनी हरास हुई यानी मेहनत वगैरह जो आप लगाते हैं, मान लेते हैं 50 रुपये को मिलाकर के हमने लगाया, तो 50 इसमें से हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 150 रुपये। यही 150 रुपये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, ये है नेट राष्ट्रीय उत्पाद है। समझ में आई बातें, ये है नेट राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, समझ में आ रही बातें। चले आगे बढ़ते हैं। ये अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बातें बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, जाहिर सी बात है, हमने जो बताई आपको कोई मुद्दा आपसे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपसे पूछेगा NNP का फुल फॉर्म क्या है, क्या बताएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपसे पूछेगा GNP का फुल फॉर्म क्या है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। प्रति व्यक्ति, प्रति माने होता है एक, व्यक्ति मतलब होता है आदमी, और आय मतलब होता है इनकम। तो एक व्यक्ति की कितनी इनकम है वही, उसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो बताइए सीधे सीधे। प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है। औसत आय मतलब होता है एवरेज आय होती है, कि सभी लोगों की आय बराबर हो। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी डॉक्टर की सैलरी 10 रुपये मतलब कि 10,000 रुपये है, किसी टीचर की सैलरी 20,000 रुपये है, या किसी प्रकार से जो है पुलिस की जो है 15,000 रुपये सैलरी है। तो 15, 10 और 20 तीनों हज़ार को हम इकट्ठा जोड़ लेंगे। अब 10, 15 और 20 हमने जोड़ा, कितना हुआ, 20, 10, 30 हो गया आपका, और 15, 45। अब यहाँ पर 35, तो 35 हो गया, 20, 10, 30 और 15, 45 होता है। हाँ, तो 45 आपका हो गया। अब इस 45 में आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, यानी कि 3 लोगों का जोड़ा 3 से भाग देंगे। 15 अर्थात 1500 रुपये आपकी औसत आय हो गई। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। जब हम संख्याओं के योग को संख्याओं से बटा करते हैं, भाग देते हैं, तो हमको औसत प्राप्त होता है। मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है कि एक डॉक्टर की सैलरी हमने बताया, मान लेते हैं 10,000 रुपये एक डॉक्टर की सैलरी है, एक मास्टर की सैलरी 20,000 रुपये है, और एक किसी और की सैलरी मान लेते हैं 15,000 रुपये है। अब तीनों की सैलरी को हम जोड़ लेंगे, मान लेते हैं इनका औसत हमको निकालना है। तीनों को हमने जोड़ दिया, बटे क्या कर दिया, 3 कर दिया। चूंकि 3 लोगों का हम देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ संख्या हम देख लेंगे कितने लोग हैं, नंबर ऑफ जो है मैन देख लेते हैं। तो इसकी 10, इसकी मतलब इतना हमने जोड़ लिया। 3 से इसको क्या कर दिया, हमने भाग दे दिया। तो यहाँ पर हमने जब 3 से भाग दिया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 जीरो आप अलग रखेंगे, 15,000 जो हुआ, 3 जीरो भी बाद में हम इसको लगा देंगे, 3 जीरो बचा रहने दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10, 30, 30, 10, 40, 5, 45। 45 को 3 से काटेंगे, 15, 3, 45, आपका 15 बचा, और 15 ये 3 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, 15,000। 15,000 आपका क्या हो गया, एक प्रकार से औसत आय हो गई। तो यही होती है औसत आय। ये हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, तो औसत आय निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए इसका सूत्र फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम बताते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय में
कुल जनसंख्या का भाग दे करके प्रति व्यक्ति आय को हम ज्ञात करते हैं। आप प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, अगर एक व्यक्ति की आय किसी देश के अंतर्गत निकालनी है आपको तो क्या करेंगे आप, कुल राष्ट्रीय आय भारत की मान लेते हैं, भारत देश में एक साल के अंतर्गत भारत देश में मान लेते हैं 100 रुपये की एक प्रकार से इनकम होती है, 100 रुपये भारत देश में कमाया जाता है। भारत देश की जनसंख्या मान लेते हैं 10 लोगों की, यानी 10 लोग भारत देश में रहते हैं, तो एक व्यक्ति कितनी होगी, 0 0 कटेंगे, 1 बटा क्या आपका क्या बचेगा 10, यानी 1 रुपये की मतलब कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत देश की, 10 रुपये है। क्या है, 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। बातें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही, फटाफट से लाइक ठोको मेरे प्यारे दोस्तों। क्या सारी बातें समझ में आ रही, जितने लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके चले आगे बढ़ते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय आपको समझ में आ गई, तो कुल जनसंख्या कितनी है उस देश की, और क्या पूरा का पूरा कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय हमको आपको बता दिया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हमने आपको बता दिया सकल राष्ट्रीय आय हम क्या होता है, उसको हमने आपको समझा ही दिया कि सेवाएं वगैरह जो एक साल में होती हैं हमने आपको उसको विस्तार से बता ही दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलें, सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, चौथा नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करें। राष्ट्रीय आय की गणना विधियां बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना, गणना मतलब क्या होता है, गिनती, विधि मतलब क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय आय को नापने की जो या फिर गणना करने की, गिनने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, यह आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियाँ हैं, तो निम्नलिखित 5 विधियाँ हैं। आपको ऑब्जेक्टिव वाला पूछेगा कि राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधियाँ प्रचलित हैं, 5 विधियाँ प्रचलित हैं। आपसे एग्जाम से पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ हैं, तो आपको ऑप्शन ए में दे देगा उत्पादन रीति, ऑप्शन बी ऑप्शन देगा आय रीति, सी ऑप्शन देगा मिश्रित रीति, ऑप्शन डी देगा ये सभी। तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी ये सभी। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलें, तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि कौन कौन सी है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि 5 विधियाँ हैं। पहली आपकी विधि कौन सी है, तो हमने आपको वहाँ पर बता दी। अब यहाँ पर हम समझेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके उत्साह वर्धन कीजिए मेरा। चलें, राष्ट्रीय आय की 5 विधियाँ हैं। पहली विधि है उत्पादन रीति। कौन सी है, उत्पादन रीति, अर्थात राष्ट्रीय आय को गिनने के लिए हम यह देखते हैं कि आखिरकार उस देश के अंतर्गत, पर्टिकुलर देश के अंतर्गत कौन कौन सी मतलब कि कौन कितना उत्पादन हो रहा है, उसके माध्यम से हम निकालते हैं। दूसरा क्या, आय के माध्यम से उस देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनकी आय कितनी है, यानी इनकम कितना हो रहा है, पैसे के माध्यम से हम देख लेंगे, आय रीति के माध्यम से। दूसरा मिश्रित रीति, मतलब कि आय उत्पादन इन सभी को मिलाते हैं तो मिश्रित रीति बनती है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि मिश्रित क्या है। व्यय रीति, मतलब कितना खर्च हो रहा है, इसके आधार पर आप माप सकते हैं राष्ट्रीय आय को। वहीं सामाजिक लेखांकन के माध्यम से, इस रीति के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये 5 प्रकार की विधियां हैं जिससे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो इसको आप आसानी से ध्यान लीजिए, कौन कौन सी विधि हमने क्या बताया। फटाफट से उंगली लीजिए अपनी, पहली उंगली पर उत्पादन रीति, दूसरी पर आय रीति, तीसरी पर मिश्रित रीति, चौथे पर व्यय रीति और 5वें पर आपका सामाजिक लेखांकन रीति। चले आगे बढ़ा जाए। बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा, मजा ले रहे होंगे आप लोग, आसानी से पढ़ रहे होंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखें, शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद यानी NNP से आप क्या समझते हैं। हमने आपको बताया था यन का मतलब होता है नेट, यन का मतलब इसका क्या होता है नेशनल, पी मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, नेट मतलब क्या होता है शुद्ध, और नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय। तो वही पूछ रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। हमने आपको बताया था जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जितनी भी सेवाएं और जो वस्तुएं होती है या फिर जितना भी आपकी आय वगैरह होती है उसमें जो आपकी लागत मूल्य है या फिर जो ह्रास मूल्य है उन सभी को हम काट देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो जो मूल्य बचता है उसी को हम नेट राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जैसे कि समझने का प्रयास करें, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको हम GNP के नाम से जानते हैं। जी मतलब होता है ग्रास, ग्रास का मतलब क्या होता है कुल, यानी कि सकल। समझ में आ रही बातें। आपसे पूछेगा GNP का फुल फॉर्म क्या है, GNP का विस्तृत रूप क्या है, तो क्या है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या करते हैं, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास मतलब जो भी आप जो है उसमें इंक्लूड करे हों उन सभी को कम कर दीजिए, ह्रास माने कमी कर दीजिए, कमी करके एवं पुनः जो है पुरानेपन से होने वाला ह्रास घटा देने से। यानी कुछ पुराना हो, जैसे कि मान लेते हैं आप फ़ोन खरीदते हैं, फ़ोन जो तुरंत खरीदने के बाद में क्या होता है आपका फ़ोन पुराना हो जाता है तो उसकी रेट तुरंत घट जाता है। तो उस रेट सभी को घटाने के बाद में ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है।
तो मूल्य ह्रास एवं पुरानेपन से होने वाला जो ह्रास होता है उन सभी को हम उसमें से घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, और जो बाकी शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका आ गया 6वां नंबर प्रश्न है कुल घरेलू उत्पाद। इसी को कुल घरेलू उत्पाद को हम क्या कहते हैं, इसी को मेरे प्यारे दोस्तों हम कहते हैं GDP। आप कहते हैं कि भारत देश की GDP जो है गिर गई, भारत देश की GDP उठ गई, भारत देश की GDP इतना है, आप बोलते नहीं हो, आप सुने होंगे मीडिया वगैरह में कि भारत देश की GDP गिर गई। आप बहुत सारे अपने सामाजिक वातावरण में तमाम सारे लोगों ने कहा होगा, सुनते हुए आपने देखा होगा GDP के बारे में। जी मतलब होता है ग्रास, माने सकल यानी कुल। डी मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उत्पाद, यानी कि ऐसा उत्पाद जो कि घरेलू हो। तो कुल घरेलू उत्पाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। अब इसी में से कुल घरेलू उत्पाद में से जब हम उसको सेवाओं को और जो ह्रास मूल्य होता है उनको जब घटाएंगे, मतलब कि जो आपने लगाया उसको घटाएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, NDP प्राप्त होगा। NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी GDP समझते हैं, उसके बाद में जब उनमें से जैसे हमने NNP से जब आप पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, GNP पढ़ रहे थे, और GNP से जब आपको NNP पता करना था तो आपने क्या घटा था, मूल्यों को घटा दिया था, जो आपने जो पुरानेपन से ह्रास या फिर कुछ कमी जो उसमें आई है, या आपने जो लगाया उसको आप उसमें से कम कर देते थे। तो इसी प्रकार से जो इसमें लगाएंगे उसमें से इसको कम कर देंगे तो हमको NNP प्राप्त हो जाएगा। चलिए समझते हैं। यहाँ पर कुल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में, कोई देश है मान लेते हैं भारत देश के अंतर्गत, 1 वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें मौद्रिक मूल्य को कुछ घरेलू उत्पाद मतलब कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब अपनी देश की सीमा के अंतर्गत। और जो वो था, जो राष्ट्रीय उत्पाद था, मान लेते भारत देश का ऐसा व्यक्ति जो कि अमेरिका में रह के जो है काम कर रहा है, या फिर मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब के माध्यम से यानी हमारा जो पैसा आता है US डॉलर में आता है, तो आखिरकार वो मैं जो कमा रहा हूँ, क्या वो नेट राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाएगा? बिल्कुल जोड़ा जाएगा। क्योंकि मैं इंडिया में रह रहा हूँ या फिर मैं इंडिया के बाहर रह रहा हूँ, मान लेते हैं मैं बीटेक किया हूँ, मुझे इंजीनियरिंग में मैंने अमेरिका ने बुला लिया, अमेरिका में हम काम कर रहे हैं, तो अमेरिका से हम पैसा कमा रहे हैं, फिर सऊदी अरब से या फिर किसी भी देश की दुनिया से हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भारत देश की नागरिकता है हमारे अंतर्गत, भारत देश की नागरिकता है और हम किसी दूसरे देश में रह करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो सारा का सारा पैसा काउंट होगा किसमें, राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, वो राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन घरेलू उत्पाद जो होता है कि भारत की सीमा के अंतर्गत रह रहे लोगों का 1 वर्ष की अवधि में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें मौद्रिक मूल्य मतलब उनके मौद्रिक मूल्य को, आज कितना उत्पादन किया गया, उसका बाजार कीमत क्या है, उसका जो मौद्रिक यानी कि रुपये पैसे में क्या मूल्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद। और इसी सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम GDP में से क्या घटाते हैं, जो आपने कार्य किया है उस कार्य करने में कितनी लागत लगी है आपकी, उस लागत को हटा देते हैं, पुरानेपन के कारण से जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको आप घटा दीजिएगा, तो कुल मिलाकर के आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों NDP प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में से जब हम जो है सारी चीज़ें को घटाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछेगा GDP का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आपसे पूछेगा NDP का फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों आ चुका है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, आय प्रवाह के कोई 2 तत्व बताइए। आपसे एग्जाम से पूछेगा आय प्रवाह के तत्व हैं, आपको ऑप्शन में ए देगा बचते हैं, आपसे ऑप्शन में देगा विनियोग, और ऑप्शन सी में देगा ये दोनों, ऑप्शन डी में देगा NOT यानी नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये दोनों, बचते और विनियोग क्या हैं, आय प्रवाह के कोई 2 तत्व हैं, बचते और विनियोग। ध्यान रखेंगे, आय प्रवाह के 2 तत्व निम्न प्रकार से हैं, बचते और विनियोग। आपसे लिखित वाला पूछे कि आय प्रवाह के निम्न 2 तत्व कौन से हैं, 2 तत्व कौन है, बचते हैं और विनियोग है। ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव जो है लिखित वालों बड़े से बड़े प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से अगर पढ़े रहेंगे सारे चीज़ों को, अगर आप इसमें समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों को लिखने के लिए काबिल हो जाएंगे, और आप जब पढ़ेंगे अपनी पुस्तक को तो उसमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होता है, जब आप एक बार इसको सही तरीके से समझ लेते हैं तो सारे मुद्दे क्लियर हो जाते हैं। ठीक, चले, बातें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझको एक प्रकार से उत्साह बढ़ाइए। इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर,
आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह से क्या समझते हैं, यानी कि जो है इनकम के जो चक्रीय प्रवाह होता है उससे आप क्या समझते हैं, अथवा करके आपसे पूछ सकता है आय का चक्राकार प्रवाह क्या होता है। समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा क्या क्या होता है, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की, किसकी अर्थव्यवस्था की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है, भारतीय देश की भी, अमेरिका की भी, रूस की भी, कनाडा की भी, जापान की भी, नेपाल की भी, बांग्लादेश की भी, पाकिस्तान की भी, अफगानिस्तान की भी, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब तमाम सारे जितने भी देश हैं उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था एक प्रकार से अधूरा सब्जेक्ट होता है, जिस प्रकार से साहित्य अधूरा सब्जेक्ट होता है, साहित्य के पीछे हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इसी प्रकार संस्कृत साहित्य, जब उसके आगे किसी विषय वस्तु का नाम जुड़ता है तो उसका अर्थ सही तरीके से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के आगे जब किसी विषय वस्तु का नाम जुड़ता है तो अर्थव्यवस्था अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक, चलिए, तो अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, क्या अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, हमने राष्ट्रीय आय आपको शुरुआत में बता दिया। तो हाँ, अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय चक्रीय रूप में, जब अर्थव्यवस्था की जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की किसके द्वारा चक्रीय प्रवाह जो होता है, एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय होती है चक्रीय रूप में समय के साथ साथ निरंतर क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है, जिससे राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय व्यय दोनों बराबर होते रहते हैं। मतलब कि कभी क्या होता है, आप देखते होंगे राष्ट्रीय एक प्रकार से जो चक्रीय प्रवाह होता है, कभी आय हुआ कभी व्यय हुआ, जैसे आप देखते कभी सुख कभी दुख, या कभी इस तमाम प्रकार की आप चीज़ें सोचते होंगे कि कभी जो है कहीं धूप कहीं छाया, ठीक है, सब प्रकृति की माया। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है आपका चक्राकार सिद्धांत की, एक प्रकार से जहाँ से चलेंगे फिर वहीं पर आएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, इस प्रकार से प्रवाह होता रहता है, आय और व्यय का प्रवाह चलता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ रही बातें, हाँ मैं देख पा रहा हूँ। चलें, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं? सीधा सीधा बीए वगैरह में जब प्रश्न पूछता है तो यही पूछता है लिखित वालों कि आप क्या समझते हैं उससे। दैट इज, ये नहीं उसका मतलब है कि आप बुक में क्या लिखा है, या जो है एग्जामिनर से जो है एक प्रकार से जो बुक वाले लेखक है वह क्या समझ रहे, वो चाह रहा है कि जो बैचलर डिग्री का बच्चा है वह आखिरकार इस टॉपिक के संदर्भ में क्या बातें जानता है, तो उससे पूछता है कि आप क्या समझते हैं। और बच्चे समझ नहीं पाते, नकल करने के चक्कर में पुस्तक से लिख देते जा करके वहाँ पे, और लिखते नंबर कम आता है। ऐसे में आपको अपने विचारधाराओं को वहाँ पर व्यक्त करना है, ऐसी विचारधारा लिखिए जो कि पुस्तक वगैरह में उनको ना मिले। चले आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन देश के आर्थिक ढांचे के अध्ययन की एक विधि होती है। क्या होती है? अध्ययन की विधि होती है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि आर्थिक ढांचे के अध्ययन की विधि होती है राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय सीमांकन, या फिर जो है आपको एक और ऑप्शन कोई दे देगा कि सकल घरेलू उत्पाद, या और डी ऑप्शन में आपको दे देगा एनओटी। क्या करेक्ट आंसर होगा? राष्ट्रीय आय लेखांकन जो होता है देश के आर्थिक ढांचे के अध्ययन की विधि होती है, अर्थात किसी भी देश के आर्थिक ढांचा जो है उसका कैसे अध्ययन किया जाता है उसी को हम राष्ट्रीय आय लेखांकन कहते हैं। समझ में आ रही बातें? इसे सामाजिक लेखा और राजनीतिक अंकगणित भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि सामाजिक लेखा किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन को कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राजनीतिक अंकगणित किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन को ही कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के दृष्टि से अर्थशास्त्र की शब्दावलियों में राजनीतिक अंकगणित को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के नाम से जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऐसे बनते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से अपनी पुस्तक में ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें जिनका भी ऑब्जेक्टिव होना है, ठीक। वैसे मैं बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव से बड़े आसानी से बताता रहता हूं, लिखित वालों आपको भी सारे फायदे हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इन सभी प्रश्नों को रखा है यहाँ पर। 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों शुक्ला स्टडी पॉइंट, और मैं शिवम शुक्ला हूं, और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से बीए से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। तो इसके लिए आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग मेरे प्यारे दोस्त 70% ऐसे लोग होते हैं जो कोई वीडियो को देख लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना वीडियो को लाइक करते हैं, वैसे चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हैं, चाहे उनकी विषय वस्तु हो चाहे ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बार बार उनके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, लगातार दिन रात मेहनत करता हूँ, ये सारे के कंटेंट बनाने में कितना टाइम लगता है आपको तनिक भी विश्वास नहीं होगा। बहुत मेहनत लगती है मेरे प्यारे दोस्तों, और अकेले सारे मुद्दे को डील करता हूँ, सारी चीज़ें अकेले खुद करता हूँ मैं। और इतनी गर्मी में आपको भी 3rd ईयर का भी क्लास 1 घंटे का चला है। उसके बाद में उस सुबह हमने थोड़ा क्लास चलवाया था आपका, ये रात में क्लास चल रही है आपकी 9 बजे। तो ऐसे में मेरे पास तो बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाके क्लास यही चल पाती है, ठीक। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब अगर नहीं करे हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से मैं तमाम प्रकार की वीडियो आप चैनल पर देखते होंगे। इस समय कितना मैं आपके सामने हूँ, आप देखते होंगे पूरी यूट्यूब पर एक प्रकार से कितने सही तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो भी हमारे अंदर टैलेंट है मैं आपको पूरा का पूरा निचोड़ कर आपको देना चाहता हूँ, फिर भी कुछ लोग डिसलाइक मार के चले जाते हैं। अब उसमें मेरी क्या गलती है यार, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या मैं यह वीडियो जो आपको समझा के बता रहा हूँ या अच्छी लग रही है कि मैं सीधे सीधे पढ़ दूँ आपके सामने? अगर पढ़ दूँ तो फिर आप किताब से पढ़ लीजिएगा, क्या मतलब है पढ़ाने का और पढ़ने का, ठीक। चलिए, बहुत से लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बताइए सर, जल्दी जल्दी क्या बताएं, हर जल्दी काम सुअर करते हैं, ठीक, मनुष्य नहीं करते हैं। आप आसानी से पढ़ें। अगर इस वीडियो में आपने 1 घंटे समय दे दिया तो आने वाले समय में आप जो है वीडियो में आसानी से जो है आप वीडियो में क्या आप अपनी पुस्तक पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, आसानी से सारी पुस्तक की बातें कि आपके समझ में आ जाएंगी। तो इस सारी पुस्तक को पढ़ने के बाद में मैं किसी वीडियो को बनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यापार चक्र से तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल बुरा मानने की किसी को आवश्यकता नहीं, आसानी से समझने का प्रयास करें हर मुद्दे को। व्यापार चक्र से आप क्या समझते हैं? व्यापार चक्र क्या होता है? आर्थिक घटना होती है जो कि लगभग निश्चित समय पर क्या होती है, निर्धारित रूप से बार बार घटित होती रहती है। यह उत्पादन में परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, कीमतों तथा रोजगार की स्थिति में जो है क्या होता है, वैकल्पिक परिवर्तन ला देती है। मतलब व्यापार चक्र कैसा होता है, इसमें तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, कभी कीमत बढ़ती है, कभी कीमत घटती है। आप देखते होंगे इस समय पेट्रोल का डीजल कितना बढ़ चुका है, पेट्रोल का डीजल बोल रहे हैं, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ चुका है, डीजल का रेट देखते होते 100 पार कर चुका पेट्रोल। ऐसे में क्या करेंगे जन? तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। आप देखते होंगे कुल मिलाकर के लगभग 34-35 रुपये लगते होंगे कुल मिलाकर के पेट्रोल के बनाने में, पूरा का पूरा सिस्टम 34-35 रुपये या फिर 40 रुपये रख लीजिए, 51 रुपये मान लेते पूरा का पूरा रख लीजिए, फिर भी बहुत ज़्यादा इनकम ले, मतलब कि प्रॉफिट ले रही सरकार। ऐसे में इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो यार जनता के लिए सोचो। हालांकि सरकार है भाई, जो भी नियम लगाएंगे अब उसको सोच समझ कर, हो सकता है कोई और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर हो या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हों, हालांकि वो उनकी आपसी मैटर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आर्थिक व्यापार चक्र जो होता है यही परिवर्तन होता है। कभी कोई चीज़ सस्ता होगा, कभी कोई चीज़ महंगी हो जाएगी, या ये सारी चीज़ें जो होती है व्यापार चक्र से ही होती हैं। तो ये प्रकार कीमत पर प्रभाव, कभी कीमत बढ़ेगा, तो जब कीमत बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कीमत किसी चीज़ का बढ़ जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू कम, मतलब कि मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। जैसे कोई चीज़ महंगी है तो उसको लोग कम खरीदेंगे ताकि उनके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और रोज़गार में भी एक प्रकार से कमी भी आ जाती है और वृद्धि भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। व्यापार चक्र से अगला है आपका 11वां नंबर प्रश्न, दोहरी गणना का क्या अर्थ है? 11वां नंबर प्रश्न, दोहरी गणना का क्या अर्थ है? अगर पहला प्रश्न जो है उत्तर आपके सामने, किसी वस्तु की एक से अधिक बार गणना जो होती है दोहरी गणना होती है। मैं पढ़ दूँ उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। दोहरी गणना होती है जैसे कृषि उत्पादन का अनुमान लगाते समय गन्ने तथा कपास की मात्रा को सम्मिलित कर लिया जाता है, और फिर औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय इससे बनाई गई चीनी और कपड़े को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। दोहरी गणना का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं एक खेत में एक किसान है, वह किसान गन्ना बोता है। अब मान लेते हैं उस किसान ने गन्ना बोया, भैया अब उसने गन्ना बो दिया, गन्ना बोने के बाद में गन्ना जो है 300 रुपये कुंटल उसने मिल में, बजाज वाले मिल में जा कर के दे दिया। अब 300 रुपये कुंटल गन्ना बेचा उसने। अब गन्ना तो बेचा उसने 300 रुपये कुंटल भैया, लेकिन तो 300 रुपये कुंटल गन्ना बेचा। अब उसकी गणना कीजिए, मान लेते हैं 100 कुंटल गन्ना बेचा, यानी 10 कुंटल, मान लेते 10 कुंटल गन्ना बेचा तो 3000 रुपये का उसने गन्ना बेचा। अब मेरे प्यारे दोस्तों हो क्या, उसी गन्ने का मिल वाला चीनी बनाए, 10 कुंटल गन्ने का चीनी बनाए, और वह उसी दाम को मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं उसने बेचा 5000 रुपये का, 5000 रुपये का चीनी बेचा। तो जैसे ऐसे चीज़ गन्ना हो गया, कपास हो गया, आप कपास खरीदे तो उस पर जब कपड़ा बेचे, स्पार्की का पैंट बना कपास के कपड़े से, मतलब कपास से बना स्पार्की का पैंट, अब स्पार्की का पैंट मान लेते हैं 1800 रुपये या 2000 रुपये का बिक रहा है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों 18-20 का वो बिक रहा है पैंट, लेकिन उसकी मतलब कि एक प्रकार से एक कपास की कीमत, एक बार हमने गणना की कि कपास की कीमत क्या थी। एक बार मैं स्पार्की के पैंट यानी कपास से बनी वस्तु का हम जब गणना करते हैं तो एक प्रकार 2 गणनाएँ हो गई। इसी प्रकार से एक बार हमने गन्ने का गणना करी कि 3000 का गन्ना बिका, और दूसरी बार हमने चीनी बेचा कि उतने गन्ने का, मतलब कि उतने गन्ने का हमने चीनी कितने रुपए की बेची, 5000 की। तो ये 5000 क्या है और 3000 क्या है, एक प्रकार दोहरी गणना हो गई। एक बार गन्ने का हमने गणना किया, दूसरी बार चीनी का किया, ठीक।
चले, ये हो गई दोहरी गणना। आगे देखते हैं, मुद्रा संकुचन को परिभाषित कीजिए। मुद्रा संकुचन क्या होता है? संकुचन मतलब कम होना। अगला देखते हैं हम, तो देखिए यहीं पर मुद्रा संकुचन का अर्थ होता है मुद्रा प्रसार के ठीक विपरीत। मुद्रा प्रसार क्या होता है भैया? मुद्रा प्रसार का मतलब होता है कि मुद्रा एक प्रकार से ढेर मात्रा में आपके पास आए, अधिक मात्रा में आपके पास हो जाए, उसी को मुद्रा प्रसार कहा जाता है। मुद्रा संकुचन मतलब मुद्रा कम हो जाए बाजार में, तो उसी को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मुद्रा संकुचन क्या है? मुद्रा प्रसार के ठीक विपरीत होता है। तो आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वालों पूछेगा कि मुद्रा संकुचन का अर्थ क्या है। तो मुद्रा संकुचन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का आपसे पूछेगा अधिक होना, मुद्रा का कम होना, या मुद्रा का अधिक और कम दोनों होना, या फिर एक प्रकार से कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा? मुद्रा संकुचन का क्या अर्थ होगा? मुद्रा संकुचन का मतलब होता है मुद्रा का मार्केट में कम होना। या इसी प्रकार से पूछेगा मुद्रा संकुचन किसके ठीक विपरीत होती है? मुद्रा प्रसार के। या मुद्रा प्रसार से पूछेगा मुद्रा प्रसार का क्या अर्थ होता है, तो आप बता दीजिएगा इसको। ठीक, मुद्रा प्रसार का मतलब क्या होता है? पैसा ज़्यादा हो जाए। मुद्रा संकुचन का मतलब क्या हो जाए? मार्केट में पैसा कम हो जाए। और समझते हैं इसको थोड़ा ठीक तरीके से। मुद्रा संकुचन का अर्थ मुद्रा प्रसार के ठीक विपरीत होता है। इसमें मूल्यों का क्या होता है? ह्रास होता है। मूल्यों का क्या होता है? ह्रास होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी मूल्यों में कमी आती है। क्या होती है? मूल्यों में कमी आती है। तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। जब देश में किसी समय मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कम हो जाती है, तब उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ने का मतलब क्या है? मान लेते हैं मुद्रा का मूल्य कब बढ़ता है? जब वस्तुएं आपकी क्या हो जाएंगी? वस्तुएं मेरे प्यारे दोस्तों अगर महंगी हो जाती हैं, तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर एक ब्रेड की पैकेट मान लेते हैं, एक ब्रेड की पैकेट आपको 10 रुपये की मिलती है। चलो ठीक है, 10 रुपये की मिलती है, तो मुद्रा का रेट क्या है? बराबर है, ठीक है। लेकिन यही मुद्रा का रेट मान लेते हैं, यही जो है एक प्रकार से ये मुद्रा ठीक है कि 10 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट मिलता है। अब यही 10 रुपये का पैकेट जो है आपको 100 रुपये में मिलने लगी, 100 रुपये में यही पैकेट मिलने लगी मेरे प्यारे दोस्तों एक ब्रेड की, तो क्या हो जाएगा? आपका मुद्रा प्रसार की स्थिति हो गई है। अगर इस 100 रुपये की मिल गई तो मुद्रा प्रसार, यानी मुद्रा की कीमत यहाँ पर घट गई। मुद्रा की कीमत क्या हो गई? घट गई। लेकिन वस्तु की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा की कीमत क्या हो जाती है? घट जाती है। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी भैया, तो मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जब मुद्रा की कीमत घट जाएगी तो मुद्रा अधिक मात्रा में मार्केट में आएगा। जब मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है तो खूबहू मतलब कि जैसे आपके पास पैसा बहुत अधिक मात्रा में होगा, तो आपसे कोई कहेगा कि हाँ जलेबी जो है मान लेते 20 रुपये पौवा है, जलेबी 20 रुपये पौवा अगर आपसे कह रहा है वो, तो 20 रुपये तुरंत आप निकाल के देंगे अगर आपके जेब में पैसा है। अगर वहीं आपके जेब में पैसा नहीं 15 रुपये, तो आप कहेंगे नहीं भाई वहाँ पे उस चौराहे 15 रुपये में मिल रहा था, आप भी 15 रुपये के दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आप 15 रुपये में उससे लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन पैसे है तो 20 दिया। तो जब ऐसे देखें पैसे होगा तो आप ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक, समझ में आएगी। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपकी मांग बढ़ेगी। जब आपकी मांग बढ़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? मांग बढ़ने के साथ साथ लोग सप्लाई करना प्रारंभ कर देंगे। जब सप्लाई अधिक मात्रा में होगी, जब पैसे होंगे, तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो मार्केट में पैसे अगर ज़्यादा हो जा रहे हैं तो मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाएगी। अगर तुम मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा अधिक मार्केट में अगर मुद्रा अधिक हो रही मतलब मुद्रा की वैल्यू घट रही है, मुद्रा मार्केट में कम है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है मुद्रा की वैल्यू अधिक हो रही है। समझ में आ रही बात है? जब आप किसी से अधिक मात्रा में बात करेंगे, ऐसे समझिए जब आप किसी से ज़्यादा बोलेंगे कि और साहब क्या हाल है, भैया क्या हाल है, पानी पी लो, ये कर ले वो कर, जब आप ऐसे कहेंगे 4 बार 10 बार लोगों से कहेंगे कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? सोचेगा ये बेकार आदमी, हटाओ इसको। तो ऐसे समझिए कि जब आपके पास ज़्यादा कोई चीज़ हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास उसी चीज़ का अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वैल्यू मतलब होता है मूल्य। तो ठीक वैसा होता है मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन। चलिए समझ में आई बातें, आगे बढ़ते हैं। साख निर्माण का अर्थ क्या होता है? साख निर्माण का अर्थ क्या होता है? साख निर्माण से आशय बैंक के द्वारा ऋण व अग्रिम देने वाला विनियोग करने की प्रक्रिया की सहायता से बैंक जमाओं की मात्रा में वृद्धि करके ऋण उधार में विस्तार करने से है। वास्तव में ये जमा ही ऋण या विनियोग का आधार बनती है तथा व्यापारिक बैंक इन जमाओं के आधार पर ही अपने ऋणों की मात्रा में कई गुना वृद्धि कर लेते हैं। साख निर्माण का मतलब होता है साख, एक प्रकार साख क्या होता है?
जैसे कि एक बैंक है, मान लेते हैं कोई बैंक है, आरबीआई जो होता है वह बैंकों को उधार देता है रेपो दर, या फिर आप देखते होंगे एक रेपो दर पर जो होता है, बड़े बैंक जो होते हैं छोटे बैंकों जैसे आरबीआई जब और निम्न बैंकों को उधार देगा तो किस पर देगा, रेपो दर पर देगा, रेपो रेट पर। लेकिन जब छोटे बैंक से आरबीआई उधार लेता है, बड़े बैंक उधार लेते हैं तो उसको रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक। तो रेपो दर पर तमाम सारे बैंकों को आरबीआई उधार देती है। उसी मान लेते हैं आरबीआई ने एसबीआई को, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 करोड़ रुपए आरबीआई को दिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया किसको, एसबीआई को, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस 10 करोड़ रुपए को 10 लोगों में बांट दिया, 1-1 करोड़ रुपए किसकर, मान लेते हैं 5% पर जो है, या फिर 2% पर मिला, किससे, 2% पर मिला मेरे प्यारे दोस्तों आरबीआई से एसबीआई को। अब 2% के बजाय वह 2.5% पर जो है अपने ग्राहकों को दे देगा ब्याज पर पैसा। अब जब ग्राहक के पास पैसा आ जाएगा तो ग्राहक क्या करेंगे, तमाम प्रकार की, मतलब कि एक प्रकार से मार्केट में आएंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें खरीदेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, शादी विवाह करेंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें करेंगे। तो एक प्रकार से क्या होगा, फिर वही पैसा इधर उधर जाकर के फिर बैंक में जमा होगा। तो इस प्रकार से एक शाख बन जाती है, एक प्रकार से लिटरेसी मतलब बन जाती है कि हाँ यहाँ से पैसा चला, एक प्रकार चक्रीय क्रम में फिर आ गया पैसा, वहीं पर फिर चला। तो इस प्रकार से क्या होता है, बैंक क्या होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, विनियोग करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को देते हैं, फिर वो उनको देते हैं, फिर यही पैसा लौट करके आता है। मान लेते हैं कि 1 करोड़ किसी ने उधार लिया, वो 1 करोड़ से उसने तमाम प्रकार कार्य किए। अब कोई मजदूर वहाँ पर काम करता तो उसने काम किया, अधिक मात्रा में पैसे कमाए, उस पैसे को उसने फिर उसी बैंक में ला करके जमा कर दिया, फिर वह पैसे मान लेते हैं एसबीआई के पास तमाम पैसे हो गए, इकट्ठा हो गए पैसे तमाम सारे, वह पैसे जो है आरबीआई को फिर देने का प्रयास करेगा, अपना अपना क्या करेगा, ब्याज चुकाने का प्रयास करेगा। तो ये होता है एक प्रकार से शाख, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछे अगला प्रश्न है आपसे, खुले बाजार की क्रियाएं बताइए। तो खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, समझने का प्रयास करें। शाख नियंत्रण हेतु खुले बाजार की क्रियाएं एक अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रभावशाली शस्त्र होती हैं। जब केंद्रीय बैंक शाख को प्रभावित करने की दृष्टि से खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। प्रतिभूति होती है कि मान लेते हैं किसी बैंक की सोना है, सरकारी प्रतिभूति है। जैसे जब होता नहीं कि बैंक जो होते हैं, जैसे एसबीआई, या फिर आप देखते होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर आप देखते होंगे इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक ऐसे होते हैं जो कि एक प्रकार से इनको कुछ ऐसी मात्रा रखनी होती है जो कि एक प्रकार से जो है आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है कि हाँ आप बैंक में इतना पैसा हमेशा रखे रहेंगे। तो वह पैसा जो होता है शाख के रूप में रखा होता है, मतलब कि प्रतिभूति के रूप में रखा होता है। प्रतिभूति मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं यह मोबाइल फ़ोन जो है, मान लेते हैं कि 9,000 का मोबाइल फ़ोन है, या आपका मोबाइल फ़ोन और भी महंगा हो सकता है। मेरा तो 83-8400 का फ़ोन है मेरा। तो मान लेते 83-84, मान लेते 8,000 या 9,000 का मेरा फ़ोन है। तो 8,000 का फ़ोन मेरा है मेरे प्यारे दोस्तों। होगा क्या इसमें, 8,000 का फ़ोन ये 8,000 रुपये के बराबर है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, अब सरकार की तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तमाम सारी संपत्ति होती है, कोई सोना है या फिर तमाम सब प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को, उस प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं। प्रतिभूति का मतलब होता है पैसे के बराबर चीज़ें। 8,000 का मेरा फ़ोन है, ये 8,000 रुपये मेरे पास मान लेते हैं रखे हैं अभी। तो इसी प्रकार से बैंक क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में कुछ मात्रा में उनको रखना होता है। इसी प्रकार से कुछ पैसे उनके रखने होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई अपना ग्राहक जो है पैसा निकालने है तो उसके पास पैसा ही ना हो, ठीक। इसी दिन बैंकिंग सिस्टम आपको विस्तार से समझा देंगे, हालांकि यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो प्रतिभूति का क्रय विक्रय करता है, तब उसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। जब क्या होता है, वही प्रतिभूति जो बैंक रखे होता है, बैंक मान लेते हैं उसमें पैसे कम हो गए, तो सरकार के द्वारा जो प्रतिभूति है उसके पास की मोबाइल फ़ोन, मान लेते हैं कोई ऐसा दिन आ जाए, भगवान ना करे कि आ जाए कि मेरे पास खाने के पास कुछ ना हो और मैं इधर उधर तरसूं, मतलब कि मेरे पास पैसे ना बचें। अब क्या होगा, तब मैं अपना फ़ोन क्या करूँगा, लोगों को कहूँगा मेरा फ़ोन ले लीजिए भाई, 8,000 रुपये दे दीजिए, मेरा फ़ोन ले लीजिए। तो क्या होगा, लोग हमको फ़ोन दे देंगे। तो ये जो हम बेच रहा हूँ मार्केट में, ये फ़ोन मान लेते हैं हमने रखा था पैसे लगा करके, अब इस फ़ोन को मैं मार्केट में बेच दूँ, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुले बाजार की व्यवस्था। ठीक इसी प्रकार से जो बैंक होते हैं वह भी जो है क्या करते हैं, अपनी प्रतिभूतियों को बेचते हैं खुले बाजार में। तो ऐसी चीज़ों को हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं वाक्यांश का जो है प्रयोग स्पष्टता 2 अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में एक तो हो जाता है बड़े स्तर पर, एक होता है संकुचित यानी कम स्तर पर। व्यापक अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं से हमारा अभिप्राय क्या होता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां होती है, ऋण पत्र होते हैं, उन सभी के क्रय विक्रय से होता है। जबकि जो संकुचित अर्थ में होता है, केवल हमारी सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं उनका क्रय विक्रय सम्मिलित होता है। ठीक, हमने आपको बता दिया सरकारी प्रतिभूति क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें, ऋण होता है कि सरकार ने बैंक से ऋण लिया, आरबीआई ने सरकार को इतने पैसे दिए, तो आरबीआई फिर सरकार से पैसे लेगी भाई,
सरकार को अगर उधार दिया है आरबीआई ने तो आरबीआई उससे पैसे लेगी। तो एक प्रकार से तब सरकार क्या करता है, कोई प्रतिभूति रखती है। मानते मोदी सरकार को पैसे का काम हुआ कि हाँ 10,000 रुपये का काम, मतलब 10,000 करोड़ का काम है, तो मोदी सरकार क्या करेंगे, कोई साइन वगैरह करके लिख देंगे कि हाँ ले लो ये संपत्ति जो है ये आपकी होगी, अगर पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, जब पैसे दूंगा तो मैं अपनी सरकारी प्रतिभूति ले लूँगा। जैसे गिरम होते ना कि गिरमी आप रखते हैं, कि आपने घर में देखा होगा कि कभी आपके घर में ऐसी स्थिति आ गई हो कि आपके जो है माता जी का या फिर दादी माता ने कहीं गहने रखे हों गिरवी, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, समझ में आ गई बातें, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्रा का चलन वेग क्या होता है। एक निश्चित समय काल में, एक निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई जो होती है वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती हैं। जैसे मान लेते हैं फ़ोन खरीदना है तो, या फिर एक वस्तु है या फिर एक निश्चित समय काल में मुद्रा की एक इकाई 1 रुपया जो है एक प्रकार से किसी सेवा के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, क्रय विक्रय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती है। उसके औसत को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा की चलन गति कहते हैं। मुद्रा की जो है प्रभावित पूर्ति के निर्धारण में मुद्रा की चलन गति एक जो है महत्वपूर्ण एवं निर्णायक तत्व होती है। कि 1 रुपये में क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, या फिर जो है यही सारी चीज़ें होती है आपका क्या, मुद्रा का चलन वेग। सारी बातें समझ में आ रही है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, फटाफट से, मैं सभी लोगों को देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका IBRD का फुल फॉर्म क्या, ऑब्जेक्टिव वालों ऐसे प्रश्न पूछेगा IBRD। तो सभी लोग वीडियो में बने रहे लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी आसानी से तमाम सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आप इतनी जानकारी ग्रहण कर लेंगे कि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, कि आपके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट पेपर का वैसे नाम क्या है आपके मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पेपर के आपके नाम क्या है, फर्स्ट पेपर के क्या नाम है आपके, नेशनल इनकम एनालिसिस मनी एंड बैंकिंग, यानी कि राष्ट्रीय आय विश्लेषण मुद्रा एवं बैंकिंग। ओके, सारी बातें समझ में आ रही हैं, आगे देखते हैं। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। इसी को हम विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं, सॉरी विश्व बैंक के नाम से जानते हैं या विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के नाम से जाना आता है IBRD को, जिसको बहुधा विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछेगा IBRD का अगला नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो विश्व बैंक है। विश्व बैंक की आपसे पूछेगा कि स्थापना का प्रस्ताव कब आया, 1944 ईस्वी में आया। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बातें। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक इसका पूरा नाम है IBRD का, इसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, ब्रिटेन में हुई है, वुड्स समझौते के अनुसार। ब्रिटेन में वुड्स समझौते के अनुसार विकसित देशों के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए की गई थी विश्व बैंक की, कि जो ऐसे देश हैं जो कि पिछड़े हुए हैं उनके आर्थिक विकास कैसे किया जाए, मतलब उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, पैसे रुपए के मामले में कैसे उनकी मदद की जाए, उसके लिए ब्रिटेन में वुड्स समझौता हुआ था। और उसी वुड्स समझौते के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका जो है एक प्रकार से उद्देश्य यही था कि लोगों की एक प्रकार से क्या की जाए, आर्थिक विकास में वृद्धि की जाए, जो ऐसे देश हैं जो कि पिछड़े हुए हैं। और इसकी स्थापना का प्रस्ताव जो हुआ था 1944 ईस्वी में न्यू हम्पायर यानी अमेरिका का एक स्थान है उसमें पास किया गया था। और यह एक प्रकार का क्या है, विनियोग बैंक होता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार एवं रोजगार में वृद्धि करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करना आपको ऑप्शन ए में मिलेगा, ऑप्शन बी में आपको दे सकता है रोजगार में वृद्धि करना, ऑप्शन सी में मिलेगा दोनों, और ऑप्शन डी में मिलेगा नोटिस। तो आप दोनों लगा दीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। आप इतना कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये सेकंड ईयर में आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। अगला प्रश्न 17 नंबर, फटाफट से, हाँ बिल्कुल सही लोगों, सभी लोगों का बिल्कुल जो है आप सभी लोग आसानी से देख रहे हैं वीडियो को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। ओके, चले 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, अवसाद। अवसाद को हम क्या कहते हैं, अवसाद को मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो मंदी यानी कि जिसको क्या कहते हैं आप जो है क्या कहते हैं, अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो होता है, मंदी को कहते हैं डिप्रेशन। तो मंदी की स्थिति से नीची कीमतें, सामान्य बेरोजगारी, निष्क्रिय उत्पादन के साधन तथा मंद व्यापार पाया जाता है कहाँ पर, अवसाद में। अवसाद जो होता है मंदी की स्थिति में क्या होता है, मंदी की स्थिति, अवसाद मतलब मंदी कहीं ना कहीं पे ले आता है, अवसाद का मतलब सीधा सीधा मंदी से होता है। तो मंदी की स्थिति में क्या होता है, नीची कीमत हो जाती है,
समान बेरोजगारी हो जाती है, निष्क्रिय उत्पादन हो जाता है और उसके बाद में मंद व्यापार हो जाता है। कृषि में सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है, विनियोग घटने लगते हैं जिससे बैंक साख की मांग में कमी आ जाती है। मजदूरी, आय, ब्याज एवं लाभ आदि की दरों में क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है तथा सर्वत्र निराशा का वातावरण छा जाता है। व्यापार चक्र की यह अवस्था अंतर अर्थव्यवस्था के लिए सर्वत्र कष्टदायक होती है। आपसे एग्जाम से पूछेगा अवसाद क्या होता है। अवसाद को क्या कहता है, अवसाद को किस और नाम से जाना आता है, तो अवसाद को क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। मंदी क्या होता है, जब आपका क्या हो जाए जो है सरकार एक प्रकार से आप समझते हैं मंदी आ जाती है, गरीबी की जब देश गरीब हो जाए। मंदी होती है जब कीमत नीची हो जाए, हर एक चीज़ की कीमत, आपके मुद्रा की कीमत क्या हो जाए, नीची हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए बेरोजगारी आपके देश में अधिक हो जाए, आप उत्पादन के साधन आपके निष्क्रिय हो जाएं, आप सही तरीके से कोई चीज़ उत्पादन न कर पा रहे हों, आपका व्यापार ठप हो जाए या फिर कृषि के क्षेत्र में आपको अधिक हानि उठानी पड़े। तो ये सारे मुद्दे क्या होते हैं, अवसाद के समय में होते हैं। आपसे एग्जाम से पूछेगा अवसाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नीची कीमतें हो जाती हैं, सामान बेरोजगारी हो जाती है, निष्क्रिय उत्पादन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन में ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ होता है। विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन ए में दिया है ऑप्शन ए बोला, विदेशी विनिमय दर का क्या अर्थ होता है। विदेशी विनिमय वह व्यवस्था, विनिमय मतलब होता है एक प्रकार से मैं आपको मान लेते हैं जो है 1 रुपये, मतलब मैं आपको गेहूँ दूँ, आप मुझे चावल दे दें, तो सामान का अदली बदली हो गया, तो इसी को विनिमय, मतलब एक चीज़ मैं आपको दूँ, दूसरा चीज़ हमें आपको दे उसके बदले, इसी को हम विनिमय कहते हैं। अब आप मान लेते 10 रुपये किसी दुकानदार को देते हैं और 10 रुपये का आपको पेन दे देता है, तो क्या हो गया, ये भी विनिमय हो गया। ठीक, तो विदेशी विनिमय वह व्यवस्था होती है जिसमें एक मतलब ऐसे देशों के मध्य भुगतान की व्यवस्था की जाती है जहां पर अलग अलग चलन प्रणालियां होती हैं कि किसी देश में किसी दूसरी मुद्रा चल रही है, हमारे देश में कोई दूसरी मुद्रा चल रही है। जिस दर पर दोनों मुद्राओं के मध्य विनिमय किया जाता है तो उसे विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। कि मान लेते हैं हमारी मुद्रा जो है US डॉलर में मान लेते हैं कि 73 रुपये, मान लेते हैं 74 रुपये, 73 रुपये बराबर जो है 1 डॉलर होता है। किसी देश की मान लेते हैं कम है, तो दोनों का एक प्रकार से मध्य कर लिया जाता है, औसत मान लिया जाता है कि कितना कितना है, औसत मान लेते हैं और औसत के हिसाब से उसका दर निकाला जाता है। उसी को जो है क्या कहा जाता है, विदेशी विनिमय दर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, समझ में आ रही बातें। तो विदेशी विनिमय दर कहा आता है विदेशी विनिमय दर वह मूल्य होता है जो स्थानीय मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की 1/3 के बदले चुकाया जाए। विदेशी विनिमय दर देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को व्यक्त करती है। मुद्रा का आंतरिक मूल्य उस देश में मतलब उस देश में प्रचलित सामान्य मूल्य स्तर द्वारा निर्धारित होता है। प्रायः विदेशी विनिमय दर को स्वदेशी मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। तो आपसे पूछेगा विदेशी विनिमय दर को किस मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, तो स्वदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर आ चुका है। मुद्रा के 2 कार्य कौन कौन से, आपसे एग्जाम से पूछेगा मुद्रा के कार्य हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा मुद्रा विनिमय का माध्यम है, दूसरा ऑप्शन आपको देगा मुद्रा मूल्यों को मापांक है, आपको सी में देगा ये मतलब कि ए और बी दोनों, आपको सी में देगा ए नोट इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा विनिमय का भी माध्यम है, मुद्रा मूल्यों की मापांक भी होती है। मुद्रा के 2 कार्य होते हैं। पहला मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, आदान प्रदान का माध्यम होती है। आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप उस पर मुद्रा देते हैं, आपको वस्तु मिल जाती है, या भी विनिमय। आधुनिक युग में जिसका लेन देन होता है वह मुद्रा द्वारा ही होता है। मुद्रा के बिना वर्तमान विनिमय की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी बात है मुद्रा मूल्यों की मापांक होती है। आधुनिक युग में जितना लेन देन होता है वह सब मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा के बिना वर्तमान विनिमय की कल्पना नहीं की जा सकती। आप सोचें कि हर जगह आप गेहूँ ले जा करके कहेंगे कि गेहूँ से हमको सामान दे दीजिए या गेहूँ के बदले में हमको ये चीज़ दे दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। मुद्रा जो है एक प्रकार से एक मानक समय मान लिया गया कि क्या 100 रुपये के नोट के बराबर 100 रुपये की कीमत है, नहीं है। क्या 10 रुपये का नोट जितना आपको बड़ा दिखाई पड़ता है, क्या 10 रुपये का कीमत नोट जो है वह 10 रुपये के बराबर है। आप देखे होंगे जब नोट बंद हुई थी तो 500 रुपये की कीमत देखते हैं कि क्या हो गई थी, बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो वो कागज़ का नोट, कागज़ बेकार है उसका मतलब नहीं, वो सांकेतिक मुद्रा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बैंकों का क्या महत्व है। बैंकों का क्या महत्व होता है, बैंकों का क्या महत्व होता है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम्स में बैंकों के महत्व हैं। आपको ऑप्शन ए मिलेगा, ए ऑप्शन देगा कि बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायता करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बैंक लोगों के बैंकिंग आदत का विकास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तीसरा आपको ऑप्शन देगा बैंक साख मुद्रा का आवश्यकता अनुसार प्रसार करते हैं, मतलब कि जब मुद्रा मार्केट में बढ़ानी होगा तो भी बैंक करेंगे, अगर मुद्रा मार्केट में घटाना होगा तो भी बैंक करेंगे। क्या होगा, जो RBI होता है जब चाहे तब जो है एक प्रकार से गरीबी ला जाए, मतलब कि जो है सामान महंगे हो जाए
है और जब चाहे तब सामान सस्ते कर सकता है। आरबीआई दोनों कर सकता है, जब चाहे तब महंगी कर सके, जब चाहे तब सस्ती कर दे। ऐसे मान लेते हैं आरबीआई अगर चाहे तो बैंकों को सस्ते दर पर क्या कर दे, रुपया पैसा मतलब सबको पैसा दे दे, बैंकों छोटे छोटे। अब छोटे छोटे बैंकों के पास जब पैसा आ जाएगा तो दो लोगों को क्या करेंगे, उधार बांटना प्रारंभ कर देंगे। जब लोगों को उधार बांटना प्रारंभ कर देंगे तो लोगों के पास जेब में पैसा होगा तो लोग रिक्वायरमेंट ज़्यादा करेंगे सॉरी, लोगों की मांग बढ़ेगी, लोग सामान खरीदना पसंद करेंगे, लोग तमाम प्रकार के सामान खरीदेंगे। तो सामान खरीदने के लिए तमाम सामान खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सामान की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सामान की मांग में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी चीज़ की मांग में वृद्धि होती है तो उसका रेट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी महंगाई आ गई। इसी पर अगर बैंक को अगर मान लेते हैं कि कहीं पर सामान को सस्ता करना हो तो क्या करेंगे, वह अपना टैक्स बढ़ा देंगे। आरबीआई टैक्स बढ़ा देगा कि जो 2% पर ब्याज देता था बैंकों को, वही आरबीआई अब 4% पर देगा। तो बैंक कम लोन लेंगे आरबीआई से। अब जब बैंक कम लोन लेंगे तो बैंकों के पास पैसा कम होगा। जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो बैंक जो है, जो लोन माफिया हैं, उनको पैसा जो है उचित रेट पर, मतलब कि वो भी जो है अपना रेट बढ़ाएंगे। जैसे आरबीआई ने रेट बढ़ाया तो और एसबीआई, इलाहाबाद जो है, सर यूपी ग्रामीण, ये सब अपना अपना रेट बढ़ाएंगे। बैंक का बड़ौदा, तमाम प्रकार के बैंक जो हैं यह भी अपना अपना रेट बढ़ाएंगे। जब अपना रेट बढ़ाएंगे तो कोई उधार लेगा नहीं, कोई लोन लेगा नहीं। जब कोई व्यक्ति लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा। जब मार्केट में तरलता यानी पैसा नहीं आएगा, तरलता पैसे कोई तरलता कहते हैं। जब मार्केट में तरलता नहीं आएगी यानी पैसे नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब मार्केट में तरलता नहीं आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो लोगों की जेब में पैसे नहीं रहेगा तो कौन जाएगा कि गाड़ी खरीदना है, कौन जाएगा कि जो है आपको तमाम प्रकार सेवाओं की वस्तुएं हैं। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप सोचते हैं कि मोटरसाइकिल ले लें, आप सोचते हैं घर बनवा लें, आप सोचते हैं कि यह जो है टीवी ले आएँ, आप सोचते हैं कि हाँ ये फलानी चीज़ सोफ़ा लगवा लें अब की बार, या आप सोचते हैं फ्रिज लगवा लें घर में। तो जब आपके पास पैसा होगा तभी सोचेंगे ना। जब पैसा भी नहीं होगा कि हाँ रोटी मिल जाए 2 वक्त की, तो वही आपको किसी तरीके से खा ले, तो आप दूसरी चीज़ क्या खरीदेंगे। तो इसी प्रकार से तो क्या आ जाएगा, जब मान लेते हैं अब 10 टीवी बन गई, 10 टीवी खरीदने की किसी के पास पैसे नहीं है तो टीवी बिकेगी नहीं। जब टीवी बिकेगी नहीं तो 10 मान लेते जो टीवी 4000 की बिकती थी, उसी टीवी का दाम घट करके 3000 पे बेचना प्रारंभ कर देंगे। तो महंगाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वहाँ पर महंगाई नहीं तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, सस्ती आ जाएगी मार्केट में। तो ये काम कौन करता है, आरबीआई सीधे सीधे उसी के हाथ में होता है। तो यहीं पर बैंकों का यही महत्व होता है कि वह साख नियंत्रण करते हैं, तरलता को एक प्रकार से अपने हाथ में लिए होते हैं। कब तरलता मार्केट में अधिक होनी है, कब कम करनी है, बैंक पर निर्धारित करता है। ठीक, आवश्यकतानुसार प्रसार करते हैं मुद्रा का, और संकुचन करने में मुद्रा प्रणाली में मतलब कि लोच उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये सारी बातें अब समझ में आ गई। तो आपसे एग्जाम से ऐसे पूछेगा, ऑप्शन डी में आपको देगा, ये सभी वही लगा दीजिएगा। बैंक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करते हैं, ये भी करते हैं, बैंक भी करते हैं, डॉलर वगैरह तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर आपके सामने, व्यापार चक्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपसे पूछेगा व्यापार चक्र की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए में देगा आपको नियमितता, आपको ऑप्शन बी में देगा निरंतरता, आपको ऑप्शन सी में देगा समकालीनता, आपको ऑप्शन डी में देगा सार्वभौमिकता, ई में दे देगा ये सभी, तो वही आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी व्यापार चक्र की, नियमितता होनी चाहिए, मतलब लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए। निरंतरता मतलब, नियमितता मतलब कि डेली आप करें। निरंतरता मतलब क्या होता है कि आप जो है लगातार करते रहे सारी चीज़ें। और जो है अगला है समकालीनता, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी चलती रहे कि जो उसके समकालीन हो। सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सल हो, सही हो, विभिन्न क्षेत्रों पर असमान प्रभाव पड़े उसका। ठीक, ये सारी चीज़ें व्यापार चक्र की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है व्यापार चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, उसको बताइए। आपसे पूछेगा एक व्यापार चक्र की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, तो आप तमाम निम्न अवस्थाएँ होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं, मंदी तथा संकुचन की अवस्था होती है। आपसे पूछेगा व्यापार चक्र की अवस्थाएँ हैं, आपको एग्जाम से भी देगा मंदी की अवस्था, आपको ऑप्शन में देगा संकुचन की अवस्था, आपको ऑप्शन में देगा पुनरुत्थान की अवस्था, ऑप्शन डी में देगा ये सभी, तो वही सभी हो जाएगा। ठीक, मंदी तथा संकुचन की अवस्था, पुनरुत्थान की अवस्था। अगला है समृद्धि तथा तेजी अथवा निरंतर विस्तार की अवस्था। अगला है प्रतिसार मतलब होता है बढ़ना, अथवा सुस्ती की अवस्था। ठीक, सुस्ती मतलब की होता है एक प्रकार से ढील आदमी, जिसको कहते हैं कि ढीला है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ऐसी भी जो व्यापार जो होता है उसकी चक्र की अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, प्रोफेसर सुम्पीटियर। क्या प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर जो सुम्पीटियर महोदय हैं, कौन है भैया, प्रोफेसर सुम्पीटियर। प्रोफेसर सुम्पीटियर व्यापार चक्र के विषय में उनका क्या मत है। उन्होंने वह कहते हैं कि नव परिवर्तन ही व्यापार चक्र की उत्पत्ति का मूल कारण है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि नव परिवर्तन की व्यापार चक्र की उत्पत्ति का मूल कारण है, यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर सुम्पीटर का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह कथन किसका है, या फिर यह कथन मतलब क्या आशय है। इस कथन का आशय है कि मुद्रा की मात्रा में
में होने वाले परिवर्तन अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। चक्रीय परिवर्तन की जब व्यापार चक्र में एक प्रकार से जब जो है एक प्रकार से क्या होता है, मुद्रा की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन होता है, उच्चावचन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उच्चावचन मतलब होता है कभी धीमा, कभी जो है बड़ा होना, मतलब कभी महंगाई, कभी सस्ताई, या इसी प्रकार कभी ज़्यादा रुपए, कभी कम रुपए। अगला प्रश्न है आपका कीन्स के समीकरण की प्रमुख विशेषता बताइए। कीन्स एक विद्वान अर्थशास्त्री हैं। यह वैधानिक मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा को भी महत्व देते हैं। कौन? कीन्स महोदय। तो आपसे पूछेगा कौन वैधानिक मुद्रा के साथ साथ साख मुद्रा को भी महत्व देते हैं, तो कीन्स महोदय देते हैं। साख मुद्रा में परिवर्तन मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। साख मुद्रा में किस मुद्रा का प्रभाव पड़ता है? साख मुद्रा में परिवर्तन मुद्रा का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त कि कीन्स के समीकरण की प्रमुख विशेषता बताइए। यह तो कीन्स का जो हमने बता दिया जो है उनका विशेषता ना। अगला समझते हैं कीन्स का द्वितीय आधारभूत समीकरण क्या है। आपके एग्जाम से पूछेगा कीन्स का द्वितीय आधारभूत समीकरण है। आपको ऑप्शन में यही ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये लगा दीजिएगा। H बराबर कैपिटल E अपान कैपिटल O प्लस 1 माइनस कैपिटल S बटे R, ये इसका सूत्र होता है। कीन्स का कैसा सूत्र है? आधारभूत समीकरण है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका 27 नंबर प्रश्न मुद्रा परिणाम सिद्धांत। मुद्रा परिणाम सिद्धांत किसने दिया? कीन्स ने दिया। तो इसमें संशोधित समीकरण इन्होंने कौन सा दिया था? कैपिटल P बराबर जो होता है आपका स्मॉल n बटे कैपिटल K प्लस स्मॉल r और जो है स्मॉल के पावर 1। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम से प्रश्न आज से पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं अथवा मुद्रा प्रसार का क्या अर्थ होता है? हमने आपको बता दिया था। मुद्रा प्रसार को अन्य भाषा में क्या कहते हैं? मुद्रा प्रसार को मुद्रास्फीति के नाम से भी जानते हैं। जब किसी देश के चलन मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है तो उस दशा को हम मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें वस्तुओं के मूल्य में समान रूप से अधिक हो जाते हैं। वस्तुओं के मूल्य जब जैसे हमने आपको बताया था, जब आपके पास पैसे अधिक हो जाएंगे तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वही बात होती है, जब आपके मार्केट में पैसा अधिक हो जाए तो समझ लीजिए मुद्रा प्रसार हो गया, और जब भी मुद्रा प्रसार होगा तब जान लीजिए महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब मुद्रा में कमी आएगी मतलब मुद्रा संकुचन की स्थिति आ गई तो क्या हो जाएगा? मार्केट में महंगाई घट जाएगी। समझ में आ रही बातें? मुद्रा संकुचन की स्थिति में। अगला है मुद्रास्फीति। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्या है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए। मुद्रास्फीति की परिभाषा आपसे यहाँ पर देखिए प्रोफेसर काउथर के अनुसार आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि मुद्रा प्रसार वह अवस्था होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, ऐसी दशा को क्या कहते हैं? तो ऐसी दशा को हम मुद्रा प्रसार कहते हैं। ठीक, मुद्रा प्रसार कहते हैं। आपसे पूछेगा कि मुद्रा प्रसार वह अवस्था होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। कथन किसका है? प्रोफेसर काउथर का है। या फिर मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रा प्रसार में, कथन किसका है? प्रोफेसर काउथर का। मुद्रा प्रसार में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, कथन किसका? प्रोफेसर काउथर का। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे, इसको आप ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं? मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं? तो मुद्रास्फीति के निम्न कारण होते हैं मौद्रिक आय में वृद्धि और उत्पादन में कमी। जब किसी जैसे मान लेते हैं किसी टीवी की रिक्वायर्ड मान लेते हैं फ़ोन की रिक्वायर्ड है कि 10 फ़ोन चाहिए, किसी एक गांव है मान लेते हैं, उस गांव को 10 फ़ोन चाहिए। अब उस गांव में मान लेते हैं कि जब 8 ही फ़ोन अवेलेबल होगा, तो 8 फ़ोन जब अवेलेबल होगा तो उस जो है फ़ोन का रेट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी मांग 10 लोगों की है लेकिन कितना फ़ोन है? 8 ही फ़ोन है। तो क्या करेगा दुकानदार? उसको महंगा बेचेगा, और महंगा बेचेगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? यह भी एक प्रकार से मुद्रास्फीति का कारण होता है। तो ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, जो आय होती है उसमें जब वृद्धि हो जाए या फिर जो है उत्पादन में कमी हो जाए। अगला है आपका अवमूल्यन से क्या तात्पर्य होता है? अवमूल्यन किसी देश की मुद्रा में बाह्य मूल्य में सरकारी आदेश के द्वारा कमी करना या अवमूल्यन कहलाता है। किसी देश की मुद्रा में बाह्य मूल्य, किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में सरकारी आदेश के द्वारा, कोई देश की मुद्रा है उसके बाह्य मूल्य में अगर सरकारी आदेश के द्वारा कमी कर दी जाती है तो उसी को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन मतलब क्या होता है? कमी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि मंदी स्फीति के कारण क्या होते हैं? मंदी स्फीति मुद्रा की मात्रा में तीव्र वृद्धि, स्वर्ण के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि, विदेशी व्यापार में घाटा,
प्राकृतिक आपदाएं आदि मंदस्फीति के प्रमुख कारण होते हैं। आपसे एग्जाम से पूछेगा मंदस्फीति के कारण क्या हैं, तो भैया मंदस्फीति के कई कारण होते हैं। चाहे मुद्रा की कीमत बढ़ जाए आपके सामने, चाहे विदेशी व्यापार में आपको घाटा हो जाए, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, इसलिए मुद्रा जो है मंदस्फीति के कारण होते हैं, मंदी आने के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, मुद्रा संकुचन के क्या कारण हैं। 33 नंबर, मुद्रा संकुचन के निम्न कारण है। मुद्रा की मात्रा में कमी, साख नियंत्रण। अगला है करों एवं सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाती है, वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ये सारी बातें हमने आपको समझा भी दी है। सरकारी व्ययों में कमी हो जाती है, अत्यधिक बचत होती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, बैंक को परिभाषित कीजिए। बैंक क्या होते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा के लेन देन का कार्य करती है तथा साख का प्रसार और जो है नियंत्रण करती है। ठीक। अगला प्रश्न है, बैंकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बैंकों के प्रकार निम्न है। आपसे एग्जाम से पूछेगा बैंकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बैंक आपको ऑप्शन में देगा व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, विनिमय बैंक। तो आप ऑप्शन में डी लगाइएगा, ये सभी वाले। ठीक। तो बैंकों के प्रकार कौन से, व्यापारिक बैंक भी होते हैं, औद्योगिक बैंक भी होते हैं। व्यापार वाले बैंक को व्यापारिक बैंक, जो उद्योगों को देखते हैं उनको औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक जो कृषि वाले क्षेत्र को देखते हैं कृषि बैंक, विनिमय बैंक होते हैं जो आदान प्रदान करते हैं एक्सचेंज वाले, बचत बैंक जो सेविंग अकाउंट होते हैं, केंद्रीय जो बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक आप समझते ही होंगे, निर्यात आयात बैंक होते हैं जो कि एक प्रकार से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भाग लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी होता है। तो ये सारे बैंक होते हैं जो कि पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जो किस देश की मुद्रा कितनी होगी ये सारे मुद्रा को देखते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। अगला 36 नंबर प्रश्न कि शाखा बैंकिंग प्रणाली के 2 गुण बताइए। शाखा बैंकिंग प्रणाली के 2 गुण बताइए, आपसे एग्जाम से पूछेगा। तो इस प्रणाली के में नगद कोषों की बचत होती है। अगला है सस्ती व सुगम मुद्रा का प्रेषण होता है। ठीक, सस्ती व सुगम मुद्रा का प्रेषण होता है। शाखा मतलब कि शाखा बैंकिंग प्रणाली का एक गुण होता है, या साथ ही साथ प्रणाली में नकद कोषों की बचत होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शाख को परिभाषित। शाख क्या होता है, शाख को परिभाषित कीजिए। शाख वर्तमान में मुद्रा तथा मूल्यवान वस्तुओं व सेवाओं को भविष्य में भुगतान करने की क्या होती है, प्रतिज्ञा के आधार पर प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, शाख वर्तमान में मुद्रा का मूल्यवान वस्तुओं व सेवाओं को भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा के आधार पर प्राप्त करना होता है। या फिर शाख कैसे होगा कि आज जो वस्तुएं चीनी 10 रुपये किलो है तो कल क्या कितने रुपये किलो होगी, ये सारे मुद्दे क्लियर करना कि शाख होता है। आगे देखते हैं, व्यापार में शाख का क्या महत्व होता है। शाख को व्यापार का जीवन रक्त कहा जाता है। आपसे एग्जाम से पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि जो है शाख को मतलब कि जीवन का रक्त का मतलब कि जो है किसको व्यापार का जीवन रक्त कहा जाता है, किसको। शाख को आपको ऑप्शन में देगा, मुद्रा को आपको ऑप्शन में देगा, जो है विनिमय को आपको ऑप्शन में और देगा, ये नोटिक इनमें से कोई नहीं। शाख को क्या कहा जाता है, शाख को जो है व्यापार का जीवन रक्त कहा जाता है। यह व्यापार की आत्मा होती, व्यापार की आत्मा भी इसी को कहा जाता है, शाख को। मौद्रिक व्यवस्था का मूल आधार भी इसी को कहा जाता है। मौद्रिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है, शाख है। सभ्यता का संस्थापक कौन है, शाख होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात। अगला प्रश्न आपके सामने 39 नंबर है, व्यापारिक बैंक की परिभाषा दी। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। प्रोफेसर हार्ट महोदय कहते हैं कि व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो अपने सामान्य व्यापारिक कार्यों के दौरान उन लोगों द्वारा लिखे चेकों का भुगतान करते हैं जिनसे वह चालू खाते में धन प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक चेक वगैरह देते हैं जिसके कारण से जो चालू खाते होते हैं उनसे उनके पैसे जो होते हैं भुगतान हो जाते हैं। ठीक, प्रोफेसर हार्ट महोदय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर, उसको देखें। भारत के 4 प्रमुख व्यापारिक बैंकों के नाम लिखिए। भारत के 4 प्रमुख व्यापारिक बैंक आपके सामने है। पहला है इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई, 1865 में। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव वालों कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1865 ईस्वी में हुई है। इलाहाबाद बैंक कैसा बैंक है, तो व्यापारिक बैंक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1895 ईस्वी में हुई है। और पंजाब नेशनल बैंक कैसा बैंक है, तो एक प्रकार से व्यापारिक बैंक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1911 ईस्वी में हुई है। और सेंट्रल बैंक कैसा बैंक है, तो यह भी एक प्रकार से व्यापारिक बैंक है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, 1909 ईस्वी में हुई है। यह कैसा बैंक है, तो यह भी व्यापारिक बैंक है। अगला प्रश्न है व्यापारिक बैंकों के कार्य कौन कौन से होते हैं, उसको जान लीजिए। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि जमा राशियों को स्वीकार करना। ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि व्यापारिक बैंकों के कार्य बताइए। ए ऑप्शन जमा राशियों को स्वीकार करना, बी ऑप्शन में आपको देगा ऋण प्रदान करना, सी ऑप्शन में आपको देगा एजेंसी संबंधी कार्य करना, डी ऑप्शन में आपको देगा ये सभी, वही लगा दीजिएगा। ठीक,
तो जमा राशियों को स्वीकार करना बैंक का काम होता है व्यापारिक का। ऋण प्रदान करना व्यापारिक बैंकों का कार्य होता है। एजेंसी संबंधी कार्य हुआ भी व्यापारिक बैंक देखते हैं। वहीं साख का निर्माण करना हुआ तो भी व्यापारिक बैंक देखते हैं। व्यापारिक बैंकों की क्या कहा जाता है, इसको आत्मा कहा जाता है। व्यापारिक बैंकों का रक्तदाता कहा जाता है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना हो तो भी व्यापारिक बैंकों का यही कार्य होता है। अगला है भारत में व्यापारिक बैंकों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि भारत में व्यापारिक बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है व्यापारिक बैंकों को भारत में। पहला कौन सा, पहला अनुसूचित बैंक और दूसरा कौन सा, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक उन बैंक को कहते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी सारणी में शामिल किया है। जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक इंडिया की द्वितीय सारणी में सम्मिलित नहीं होता है उन्हें हम गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो जो एक प्रकार से द्वितीय श्रेणी है, द्वितीय सारणी है, उसमें अगर शामिल जो बैंक है उनको हम अनुसूचित बैंक कहते हैं कि हाँ उनकी सूची में शामिल है, सूची बनी हुई अनुसूची में है। लेकिन जो अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक जो होते हैं जिनकी जो सूची में नाम जिनका नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 43 नंबर आ चुका है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय बैंक की परिभाषा, अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय बैंक की परिभाषा क्या होती है। प्रोफेसर हार्टे कहते हैं कि केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है, जबकि क्राउथर महोदय कहते हैं कि इस बैंक इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, केंद्रीय बैंक को। केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है। आरबीआई को क्या कहा था, बैंकों का बैंक। एग्जाम से में प्रश्न पूछेगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है या फिर केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। ठीक, प्रोफेसर हार्टे, किसने कहा यह बात है, प्रोफेसर हार्टे महोदय ने कहा। सॉरी, ये बात किसने कही है, क्राउथर महोदय ने। क्राउथर महोदय ने बातें कही है। प्रोफेसर हार्टे ने क्या कहा है, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है, किसने कहा, प्रोफेसर हार्टे। केंद्रीय बैंक कौन है आपका, आरबीआई है, जो कि एक प्रकार से अंतिम ऋणदाता वही होता है, वही तो बैंकों को पैसा देता है, तो बैंक आपको पैसा देते हैं। तो अंतिम ऋणदाता कौन होता है, केंद्रीय बैंक होता है। या किसने कहा, प्रोफेसर हार्टे ने। बैंकों का बैंक होता है केंद्रीय बैंक, किसने कहा, क्राउथर ने कहा। अगला है आरपी कैंट कहते हैं कि यह एक ऐसी संस्था होती है जिसे जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार तथा संकुचन का कार्य दिया गया हो। आरबीआई को हमने पहले आपको बताया था कि मुद्रा का संकुचन कब करना है मार्केट में और मुद्रा का प्रसार कब करना है मार्केट में, या कौन करता है, आरबीआई करता है, मतलब केंद्रीय बैंक करता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि किसी मार्केट में मुद्रा को बढ़ाना है तो यह कार्य किस बैंक का होगा। आपको और तमाम सारे बैंक देगा, तो कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक करेगा, मतलब कि आरबीआई करेगा। मतलब पैसे को बढ़ाना हुआ, घटाना हुआ, महंगाई बढ़ानी हुई, घटानी हुई, तो कौन करेगा, ये सब केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई करता है। आगे देखते हैं, सारी बातें समझ में आ रही। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दें। जी हाँ, बिल्कुल, उसकी भी क्लास आपके सामने लेंगे। सेकंड पेपर की क्लास आपके सामने जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। सोशियोलॉजी क्लास आपकी, सेकंड पेपर की सोशियोलॉजी क्लास आपकी कल होगी, ध्यान रखेंगे, कल रात 9 बजे आपकी सोशियोलॉजी क्लास होगी। अगला प्रश्न आपके सामने देखने का प्रयास करते हैं, केंद्रीय बैंक के सिद्धांत बताइए। केंद्रीय बैंक के सिद्धांत बताइए, 44 नंबर। केंद्रीय बैंकिंग के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीय कल्याण, दूसरा है मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता, तीसरा है राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता, चौथा है आपका मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार। तो केंद्रीय बैंकिंग के सिद्धांत जो होते हैं, आपसे एग्जाम से पूछे तो बताइएगा, राष्ट्रीय कल्याण, मौद्रिक तथा वित्तीय से स्थिरता, राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता, मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार। ओके, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं। मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, मुद्रा बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां मुद्रा के क्रेता और विक्रेता मुद्रा का क्या कर रहे हो, लेन देन करते हो। तो ऐसा बाजार जहां पर क्रेता और विक्रेता मुद्रा का लेन देन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न, सारे बातें समझ में आ रही होंगी। आज के बाद में इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, विनिमय निर्माण के उद्देश्य बताइए। विनिमय निर्माण के क्या उद्देश्य होते हैं। विनिमय निर्माण के तमाम सारे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है पूंजी के बहिर्गमन को रोकना, दूसरा है आपका प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार करना, तीसरा है विनिमय दर को स्थिर करना, चौथा है आपको स्वदेशी मुद्रा को क्या करना, अधिमूल्यित कर रखना, और चौथा आपका विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखना, पांचवा है आपका मंदी के आयात पर रोक लगाना। ओके, ये सारे मुद्दे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, विनिमय नियंत्रण की कितनी विधियां होती हैं। विनिमय नियंत्रण की 2 विधियां होती हैं। आपसे एग्जाम से पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों, विनिमय नियंत्रण की कितनी विधियां होती हैं। विनिमय नियंत्रण की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, पहली है प्रत्यक्ष विधियां, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधियां। आपसे आप एग्जाम से पूछेगा विनिमय नियंत्रण की निम्न विधियां कौन कौन सी हैं। आपसे ऑप्शन में देगा प्रत्यक्ष विधियां ए ऑप्शन, बी में देगा अप्रत्यक्ष विधियां, और डी आपको सी में देगा ये दोनों, और डी में देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा, सी ऑप्शन ए दोनों। अगला प्रश्न है 48 नंबर, विनिमय विनिमय अधिकीलन से क्या आशय होता है। विनिमय अधिकीलन से क्या मतलब होता है।
विनिमय अधिकीलन क्या होता है? विनिमय अधिकीलन के अंतर्गत सरकार अपनी मुद्रा का एक विनिमय मूल्य निर्धारित करता है और साथ ही साथ असीमित मात्रा में मूल्य निर्धारित क्रय तथा विक्रय मूल्यों पर मुद्रा खरीदने या बेचने का आश्वासन देती है। इसी को हम विनिमय अधिकीलन कहते हैं। जब क्या होता है, एक मुद्रा का विनिमय मूल्य निर्धारित किया जाता है कि हाँ, मुद्रा का विनिमय निर्धारित क्या होता है कि आदान प्रदान करने का क्या रेट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतरण जो है अधिस्थगन जो है विधि क्या होती है? अंतरण अधिस्थगन विधि क्या होती है? तो अंतरण अधिस्थगन विधि के अंतर्गत ऋणी देश जैसे जो हैं, जो कर्जा वाले देश हैं, उनके द्वारा विदेशियों को परिसंपत्ति अथवा पूंजी का भुगतान तत्काल ना करके कुछ समय के बाद किया जाता है। जैसे मान लेते कोई देश जैसे पाकिस्तान है, चीन से कर्जा ले लेता, तो उसके बाद में कुछ दिन बाद उसको जो है पैसा दे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जो है अंतरण अधिस्थगन विधि कहा जाता है। इसी के तहत आप देखते होंगे चीन जो है पाकिस्तान पर अधिकतर मात्रा में कब्जा कर लेता है, उसके पोर्ट वगैरह पर, श्रीलंका पर, इसी प्रकार से जो है नेपाल में भी। ठीक, तो ये कर्जा में जो है डाल देता है। अगला प्रश्न है आपका 50वां नंबर प्रश्न है, कोटा प्रणाली के उपयोग बताइए। आपके ऑब्जेक्टिव वालों लगभग 100 से अधिक प्रश्न तैयार हो चुके हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपके चलें, कोटा प्रणाली का उपयोग बताइए। अगला प्रश्न, इसको देखें, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए कोटा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसे सफल बनाने के लिए सहयोगी उपाय के रूप में विनिमय नियंत्रण किया जाता है। तो कोटा प्रणाली क्या होती है? विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए कोटा प्रणाली का हम उपयोग करते हैं कि विदेशी जो है व्यापार कैसे नियंत्रण रखेंगे, जो है ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उन पर जो है कंट्रोल रखने के लिए कोटा प्रणाली अपनाई जाती है। इसे सफल बनाने के लिए क्या होता है, सहयोगी उपाय के लिए विनिमय नियंत्रण किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत से क्या मतलब होता है? तो इस सिद्धांत में मुद्रा तथा साख के प्रसार तथा संकुचन को चक्र का कारण माना जाता है। इसे हार्ट्रे तथा फ्रीडमैन का प्रमुख नाम है। मतलब जो है व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्ट्रे तथा फ्रीडमैन ने दिया था। किसने दिया था? हार्ट्रे तथा फ्रीडमैन ने दिया था। तो आपसे पूछे कि मौद्रिक सिद्धांत किसने दिया था, व्यापार चक्र से संबंधित है, तो किसने दिया था? हार्ट्रे तथा फ्रीडमैन ने दिया था। इस सिद्धांत में मुद्रा और साख क्या करा जाता है, या तो बढ़ाया जाए, प्रसार किया जाए, या फिर संकुचन किया जाए। इसका एक चक्र होता है कि कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसी का निर्धारण जो होता है ये होता है इसमें। आगे देखते हैं, मुद्रा के मूल्य से क्या आशय होता है? मुद्रा के मूल्य से क्या मतलब होता है? मुद्रा के मूल्य से हमारा सामान्य रूप से वस्तुओं की उस मात्रा से होता है जो कि मुद्रा की एक इकाई के द्वारा विनिमय से प्राप्त होती है। मान लेते हैं आपको एक गुटखा खाना है, तो एक गुटखा खाने के लिए 1 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 1 रुपये में कितना गुटखा मिलता है? तो मान लेते हैं 1 रुपये में 1 गुटखा आपको मिल रहा है, मतलब कि एक कुछ भी मिल रहा है। 1 रुपये में मान लेते हैं एक जो है आपको कुछ भी चीज़ें मिल रही है, 2 टॉफ़ी, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिल रही है, तो 2 टॉफ़ी जो है वह क्या है, एक प्रकार से मूल्य है। मुद्रा का क्या है? मुद्रा का मूल्य क्या है? 2 टॉफ़ी। मुद्रा का मूल्य क्या है? 2 टॉफ़ी की इस 1 रुपये का मूल्य क्या है? 2 टॉफ़ी के बराबर है। ठीक, वही बातें हैं। अगला है 53 नंबर प्रश्न, देखें, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण के प्रमुख उपाय बताइए। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण के प्रमुख उपाय बताइए। तो मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण के हेतु प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार से हैं। पहला, चलन पर नियंत्रण होता है। दूसरा, साख नियंत्रण होता है। मुद्रा प्रसार के नियंत्रण के तमाम सारे उपाय कर सकते हैं। कीमत नियंत्रण हम कर लें कि विवेकपूर्ण से अनुपादित व्यय कर लें, हम करों में वृद्धि कर दें। जब करों में वृद्धि कर देंगे भैया तो क्या हो जाएगा, लोग, हमने बताया था ना, जब आप कर में या टैक्स में वृद्धि कर देते हैं, आरबीआई टैक्स में वृद्धि कर दे, तो जो छोटे बैंक होंगे वह उससे कर्जा नहीं लेंगे। अब छोटे बैंक ज़्यादा कर्जा नहीं लेंगे तो जो है वह भी टैक्स अपना बढ़ाएंगे। छोटे बैंक जो होंगे तो उसी टैक्स पर जब लोगों को देना प्रारंभ कर देंगे, आम जनता को, तो आम जनता भी नहीं लेना प्रारंभ करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्केट में मुद्रा कम आ जाएगी। जब मुद्रा कम आ जाएगी तो मुद्रा संकुचन की स्थिति आएगी। जब मुद्रा संकुचन की स्थिति आएगी तो जो है मार्केट में गरीबी, मतलब कि जो महंगाई होती है वह नहीं रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अगर पैसा है, जब समझिए जब महंगाई आती है तो मतलब मार्केट में पैसा, तभी महंगाई आती है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, मुद्रा प्रसार का प्रभाव किस वर्ग पर पड़ता है? तो मुद्रा प्रसार का जो है प्रभाव जो पड़ता है जो है उत्पादक वर्ग पर लाभकारी प्रभाव होता है। जो कोई सामान बनाते हैं उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चूँकि जब मुद्रा का प्रसार हो जाएगा, मानते हैं आपके पास पैसा बहुत मात्रा में मार्केट में है, तो आप जितने सामान बनाएंगे उतने सामान आपका बिकेगा धड़ल्ले से। तो ये उत्पादक वर्ग, जो सामान बनाने वाले हैं, उनको लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग भी लाभान्वित हो सकेगा इससे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा मुद्रा प्रसार की स्थिति में किस वर्ग को ज़्यादा प्रॉफिट होगा?
तो व्यापारी वर्ग को होगा, उत्पादक वर्ग को होगा, इन दोनों को होगा। लेकिन किस वर्ग को नुकसान होगा? जो निवेश करता होगा, मतलब कि एक प्रकार से जो खरीदने वाले होंगे, उनको क्या होगा? नुकसान होगा। निवेश करता था जो मतलब मान लेते हैं जो कोई शेयर मार्केट वाले हैं या कोई निवेश करने वाले हैं तो उनको लाभ का मिलेगा। वहीं ऋण ही पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। जो व्यक्ति कर्ज लेने वाले होंगे, जब मुद्रा संकुचन मतलब मुद्रा प्रसार होगा, मार्केट में बैंकों के पास पैसा है तो ऋण कम ब्याज पर आपको मिलेगी। जब RBI कम ब्याज पर देगी तो लोग बैंक के जो है कम ब्याज पर आपको देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आप सारी बातें समझ में आ रही? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। अगला प्रश्न आपके सामने, मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन से क्या मतलब होता है? मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार की सर्वदा विपरीत अवस्था को मुद्रा संकुचन कहते हैं। प्रोफेसर काउथर का कहना है कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य घटता है। वास्तव में मुद्रा संकुचन की मूल्य रूप से में सरकारी नीति के कारण ही होता है। सारी चीज़ें सरकार जब चाहती तो ये सारे मुद्दे करती रहती है। हमने इसको पहले से आपको समझा रखा है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय मुद्रा बाजार की निम्न प्रकार की विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है कि एक मुद्रा बाजार का विभाजन मतलब कि एक मुद्रा बाजार का विभाजन होता है। बट्टा गृहों का अभाव होता है यहाँ पर। अनियंत्रित तथा संगठित क्षेत्र है यहाँ पर। मुद्रा तथा साख की मौसमी मांग होती है यहाँ पर भारत में। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय पूंजी बाजार के कार्य बताइए। भारतीय पूंजी बाजार के क्या कार्य होते हैं? भारतीय पूंजी बाजार के क्या कार्य होते हैं बताइए। तो भारतीय पूंजी बाजार के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है पूंजी को तरलता प्रदान करना। पूंजी को तरलता मतलब क्या होता है? थोड़ा तरलता, मार्केट में पैसे होंगे तभी पूंजी लोग लगाएंगे, तो पूंजी तरलता प्रदान करना। परिकल्पना को बढ़ावा देना, कोई कल्पना या परिकल्पना तो उसको शोध में आगे बढ़ाना या फिर कोई चीज़ों उसको बढ़ाना, या फिर जो पूंजी को बढ़ाने में या फिर किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए कोई कल्पनाएँ दी जा रही हैं, परिकल्पनाएँ आ रही हैं तो उसको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों को सुदृढ़ता प्रदान करना। जो प्रतिभूति सरकारी रखी हैं बैंकों में उनको सुदृढ़ प्राप्त हो, मतलब कि सुदृढ़ता प्राप्त हो ताकि वह रखे रहें और तमाम प्रकार के पैसे बैंकों से उधार मात्रा में दिए जाए लोगों को। नई पूंजी की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना, नई पूंजी आपको मिलती रही, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? भारतीय पूंजी बाजार के कार्य होते हैं। अगला है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं? मुद्रा के मूल्य से हमने आपको पहले बताया था। मुद्रा मूल्य से अभिप्राय ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, क्रय आदि से होता है। किनले महोदय कहते हैं कि मुद्रा का मूल्य सीमांत विनिमय के द्वारा प्राप्त की हुई सेवाओं के पूंजीकृत मूल्य के बराबर होता है। आप 10 रुपये में मतलब कि आप 10 रुपये में पार्ले जी के 2 पैकेट को खरीदते हैं तो 2 पैकेट पार्ले का 10 रुपये के बराबर है। आपने सेवा प्राप्त किया, आपने खाया, आपने खूब अनुभव, पार्ले जी खा रहे हैं, आनंद से एकदम से फूले हुए हैं, तो ये क्या हो गया? आपने अनुभव किया, सारी चीज़ें की। ये जो आपने अनुभव किया, आपने फीलिंग किया, आपने खाया बिस्कुट को 2 पैकेट के बराबर, ये 10 रुपये का एक प्रकार से क्या है? मूल्य है, ये मुद्रा मूल्य है। ठीक। अगला है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख नियंत्रण के उपाय बताइए। रिजर्व बैंक इंडिया साख नियंत्रण के द्वारा निम्नलिखित उपाय आप बता सकते हैं, जैसे कि ऋणों पर प्रतिबंध लगाना, ऋणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, नैतिक जो है दबाव बना दिया जाए, प्रत्यक्ष कार्रवाई करी जा सकती है, प्रचार वगैरह किया जा सकता है, पैसे कब बढ़ाने कब घटाने सब यही करता है। ठीक। 60वां नंबर प्रश्न देखें आप, विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? तो हार्टले ब्रदर्स ने कहा है कि उनके अनुसार विदेशी विनिमय एक ऐसा मंत्र होता है जिसमें एक राष्ट्र एवं दूसरे राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का समझौता होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। जब विदेशी विनिमय दर उसको कहते हैं जब एक देश क्या हो जाता है, एक राष्ट्र एवं दूसरे राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव वालों। क्रय शक्ति समता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वीडिश नामक अर्थशास्त्री ने। स्वीडिश अर्थशास्त्री जो है, स्वीडिश मतलब स्वीडन एक देश है, स्वीडन एक देश है, वो उसी उन देश के निवासियों को हम स्वीडिश कहते हैं। और स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम क्या है? गुस्ताव केसल। गुस्ताव केसल ने क्रय शक्ति समता का सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्रिम विनिमय दर किसे कहते हैं? अग्रिम विनिमय दर हम किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो अग्रिम विनिमय दर हम किसे कहते हैं? जिस दर पर भविष्य में विदेशी विनिमय के सौदे किए जाएं उसे हम अग्रिम विनिमय दर कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है,
अगला प्रश्न आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तमाम प्रकार के कार्य हैं। पहला कार्य है भुगतान संतुलन में सहायता करता है। दूसरा कार्य विदेशी भुगतान में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट कार्य तीसरा कि संकट में सहायता करता है। चौथा कार्य है विनिमय देशों में जो है अस्थायित्व रखता है, मतलब कि जो है विनिमय देशों में क्या रखता है, अस्थायित्व बनाए रखता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ही कार्य होते हैं कि लोगों देशों के बीच में क्या कराए रखे, तालमेल बनाए रखे। इतनी बातें क्लियर हुई, सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। तो सारी बातें आपके समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलें फिर वीडियो को जो है आप एक प्रकार से सारी इसकी पीडीएफ जो होगी आपके टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही 2-3 दिनों में सारी के सारी जितनी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं सबकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग पीडीएफ को। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।